अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो वॉक योर टॉक। हर मंडे को जहां वीक शुरू होता है हम आपके लिए प्रोग्राम लेके आते हैं और अमूमी तौर पे प्रोग्राम के हम फॉर्मेट बदलते रहते हैं, बिल्कुल उस तरह से जैसे कि हम चाहते हैं कि आप किसी एक चीज़ से कुछ ज़रूरत से ज़्यादा एकस्टम्ड ना हो जाएं। हम आपको ये जो है तग़य्युर और तबद्दुल की दास्तान भी सुनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ तब्दीली लाते रहते हैं। और कुछ पहले हमारे साथ प्रेजेंटर्स जो थे वो थोड़े से चेंज हो जाते थे, फिर बीच में हम कभी किसी का इंटरव्यू भी ले लेते हैं। सो इस तरह से मुख्तलिफ जो है इसमें चेंजेस लाते रहते हैं, बट ऑल फॉर ए गुड पर्पस। आज प्रोग्राम में मेरे साथ जो शरीके गुफ्तगू हैं, एक पैनलिस्ट है, और पैनलिस्ट हमने पैनल इसलिए बनाया है ताकि हमारे पास जो साइकियाट्रिस्ट, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट मौजूद हैं, हम उनसे कुरेद के ज़हनी बीमारियों के मुतालिक सवाल कर सकें। तो ख़वातीन और हज़रात, सबसे पहले आज जो शरीके गुफ्तगू हैं और हमारे जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका तारुफ़ कराता हूँ। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर फ़रासत अली डोगर, जो कि कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं विलिंग वेज़ में। और यहाँ पर हमारे पास जितने भी एडमिटेड पेशेंट्स हैं, चाहे वो एडिक्शन से रिलेटेड हों, चाहे वो ज़हनी बीमारियों से कोई उनका मसला हो, डॉक्टर साहब जो है उनका ख़ास ख्याल रखते हैं, उनकी निगहदाश्त करते हैं, उनके इलाज मुआलजे में बहुत ही फ़ाल किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब जो है वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं विलिंग वेज़ में, और मरीज़ माशाल्लाह इनसे बड़े खुश हैं और बड़े अच्छे मुआलिज हैं ये। और बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट, यंग पर्सन, मगर माशाल्लाह तजुर्बा बहुत अच्छा है इनका। और ये गवर्नमेंट सेक्टर में फ़िलहाल जो गंगाराम हॉस्पिटल है वहाँ पे भी एज असिस्टेंट प्रोफेसर अपने कारहाय नुमाया सर अंजाम दे रहे हैं। सो डॉक्टर फ़रासत अली डोगर, आपको हम वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। और हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पारस मीर साहिबा, और एक बहुत ही फेमिलियर आपके लिए फेस है, और वो है मिसामना जावेद, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं। और अब जो है छोटी मोटी नहीं कहूँगा, छोटी और छोटी, क्योंकि काफ़िया भी मिलाना है, एक बहुत अच्छी वेट मैनेजमेंट एक्सपर्ट भी बन गई हैं, क्योंकि वेट मैटर्स प्रोग्राम जो है आपके लिए ये हारून क्रिस्टी साहब के साथ मिलके पेश करती हैं। आपको भी वेलकम कहते हैं मिसामना जावेद। डॉक्टर साहब, ये बताइए, पहले एक कॉमन सा सवाल कर लेते हैं कि साइकियाट्रिस्ट क्यों बने आप? डॉक्टर तो आप बन गए, MBBS आपने कर लिया, ये ख्याल क्यों आया कि मैंने तमाम फील्ड्स में से ज़हनी अमराज की फील्ड जो है सिलेक्ट करनी है? वाई डिड यू ऑप्ट टू बिकम अ साइकियाट्रिस्ट? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, और इसके पीछे कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है जी, और इंटरेस्टिंग भी है और अनफॉर्चुनेट भी है। साइकियाट्री जिस दौर में हमने किया, तब साइकियाट्री की अवेयरनेस इतनी कम थी कि लोग फाइनल ईयर MBBS तक पहुंच जाते थे, तब उन्हें साइकियाट्री के लफ्ज़ का पता चलता था कि ये भी कोई सब्जेक्ट है, कोई मज़मून है जी। लेकिन अब सूरत हाल काफ़ी बदल चुकी जी। मेरा ताल्लुक़ बूरेवाला से है। अच्छा, वहाँ पर एक दरबार है जिसको हाजी शेर कहते हैं। अच्छा, उस दरबार में लोग जो है वो जहनी मरीज़ों को दरख्तों के साथ बांध जाते हैं, और उनके पीछे उनका बिलीव ये होता है कि ये यहाँ पे रूहानी असरात से या बाबा जी की दुआ से मरीज़ ठीक हो जाते हैं, फिर उनके संगल टूट जाते हैं अब पे खुद ही, ये लोगों का बिलीफ है। अच्छा, तो वहाँ पर लाहौर की एक ऑर्गेनाइजेशन माइंड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से काम करती है, और उनकी तरफ से वहाँ एक डॉक्टर डिप्यूट थे। अच्छा, तो वहाँ उन डॉक्टर साहब के साथ मेरे फैमिली के टर्म्स थे, तो उनसे वहाँ जाना आना जाना, तो इस चीज़ की अवेयरनेस मुझे इवन MBBS स्टार्ट करने से पहले ही थी। तो वहीं से फिर शौक़ पैदा हुआ कि इस फील्ड की तरफ आना है। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब ये बताइए कि MBBS कर लेना बज़ाते खुद बड़ी अच्छी बात है, खुद बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, देन वाई डिड यू ऑप्ट टू गो फॉर FCPS विच इज़ फेलो कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स? और जहाँ तक मुझे मालूम है कि पाकिस्तान में डॉक्टर्स की ये शायद सबसे बड़ी डिग्री है, तो आपने साइकियाट्री में फिर FCPS करने का फ़ैसला क्यों किया? देखिए, आजकल तो स्पेशलाइजेशन का दौर है जी। जब हम तैयारी करते थे तो अक्सर हमारे फैमिली मेम्बर्स पूछते थे कि ये तो आँख छोटी सी है, कहाँ एक पूरा जिस्म है, कहाँ एक छोटी सी आँख का डॉक्टर है जी। और उस छोटी सी आँख के अंदर भी इतनी आगे फर्दर स्पेशलाइजेशन है।
आप साइकेट्री में FCPS की बात की, हमारे पाकिस्तान में तो कम बल्कि नहीं है अभी, बाहर तो इसकी भी आगे फर्दर ब्रांचिंग है, सब स्पेशलिटी भी इसके अंदर है। चाइल्ड साइकेट्रिस्ट अलग हैं, ओल्ड एज साइकेट्रिस्ट, जीरियाट्रिक, इसी तरह फोरेंसिक साइकेट्रिस्ट वो अलग हैं। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में तो ज़हनी अमराज इतने हैं नहीं, कोई है इतनी? ये आपने तोहमात की बात की है जो आपने बुरे वाला, मगर व्हाट अबाउट कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, ये तो गरीब लोगों की शायद ज़हनी अमराज की बीमारियां हैं, तो साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है इधर? ऐसी बात नहीं है। अभी पिछले कुछ ही दिनों पहले वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया गया, उसमें जो WHO की तरफ से डाटा आया वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। कैसे? डिज़ीज़ को असेस करने के लिए कि ये सोसाइटी में कितना बर्डन क्रिएट करती है, इसके ऊपर कितना एक्सपेंडिचर स्पेंड होता है, उसके लिए एक ख़ास टेक्निक है जिसके ज़रिए असेस करते हैं, उसको कहते हैं डेली डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, यानी उस पर्सन के उस डिज़ीज़ की वजह से जो डिसेबिलिटी हुई और उसके कितने साल ज़ाये हुए। ये कैलकुलेशन की टेक्निक है। WHO ने जो डाटा प्रेजेंट किया उसमें नंबर 3 पे डिप्रेसिव डिसऑर्डर, कि सबसे ज़्यादा बर्डन इस इलनेस की वजह से, इसकी डिसेबिलिटी की वजह से इतने ईयर्स ज़ाया होते हैं, और वो हायरार्की के मुताबिक नंबर 3 पे है। इवन एस्कीमिक हार्ट डिजीज़ यानी दिल के मसाइल, हार्ट अटैक और इस तरह के मसाइल, वो नंबर 4 पे है। तो ये उससे ऊपर है डिप्रेशन? हाँ जी, ये उससे ऊपर है। फिर उसके ऊपर जब फर्दर स्ट्रेटिफिकेशन की तो उन्होंने देखा कि जो अर्बन एरियाज़ में लोग रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ आपने अभी कंपैरिजन किया एक बुरे वाला और उसमें एक गांव, और जहाँ शहरी इलाका यहाँ पे तो यहाँ पर जो डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स में डिप्रेशन टॉप पर है। अच्छा, ये अर्बन सोसाइटीज़ में ज़्यादा, शहरों में सोसाइटीज़ में डिप्रेसिव इलनेस ज़्यादा है। मगर शुक्र है कि ये मसला ज़्यादातर फर्स्ट वर्ल्ड का है, डेवलप्ड कंट्रीज़ का है, हमारी जैसी कंट्रीज़ का नहीं है। ये भी बात गलत है जी, इससे भी हम टोटली डिसएग्री करते हैं। अभी 2 साल, बहुत ज़्यादा पुरानी रिसर्च नहीं है, 2 साल पहले लाहौर के अंदर एक सर्वे हुआ और उसका डाटा भी अलार्मिंग है कि 35% ऑफ पॉपुलेशन उसमें सम सॉर्ट ऑफ डिप्रेसिव सिम्टम हैं, और उन 35 में से 60% को क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ये डाटा शो करता है। तो सर ये जो डिप्रेशन है और जो ज़हनी अमराज है, ये ज़्यादातर मेरा ख्याल है मर्दों को होते होंगे, क्योंकि वो जाते हैं बाहर काम शाम करते हैं, औरतों में तो ये मसले नहीं हैं। इसमें जो डाटा रिसर्च बताती है वो बहुत ज़्यादा मेल और फीमेल में डिफरेंस इतना नहीं है। अच्छा, ठीक है, बराबर है। हाँ, थोड़े बहुत फ़र्क के साथ किसी एक एज ग्रुप में फीमेल में ज़्यादा होगा, दूसरे एज ग्रुप में मेल में ज़्यादा है, लेकिन दोनों ही अफेक्टीज़ हैं जी जहनी बीमारियों के, डिप्रेसिव डिसऑर्डर के, बाकी बीमारियों के। ये तो अभी मैंने आपको जो डाटा प्रेजेंट कर रहा था WHO का, ये सिर्फ एक जहनी बीमारी का है। इसके साथ जब आप बाकी कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया जहनी बीमारियाँ, मेंटल इलनेसेस, तो फिर डाटा कहाँ पे जाएगा, फिर डिसेबिलिटी कहाँ तक पहुँच जाएगी। यानी अभी आप टिप ऑफ द आइसबर्ग को छू रहे हैं, अभी आपने बर्फ़ का तोदा जो है उसके सिर्फ चोटी को पकड़ा है। मुझे ये बताइए, ज़हनी बीमारियाँ, मैंने जो अंडरस्टैंडिंग मुझे जो हुई है, ज़हनी बीमारियाँ क्या बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही हैं पहले की बनिस्बत? इदराक बहुत ज़्यादा हो रहा है, पहले लोगों को पता नहीं चलता था कि ये ज़हनी तौर पे कोई बीमारी है, दिमागी बीमारी है। क्या ये, 2 सवाल है मेरे, क्या ये ज़्यादा कॉमन होने लग गई है, और दूसरा ये कि अगर ऐसा है तो उसकी वजूहात क्या है? ठीक, आपने शुरू में अवेयरनेस की भी बात की, ये दोनों फैक्टर ही दुरुस्त हैं। जहनी बीमारियां भी बढ़ रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ अवेयरनेस भी बढ़ रही है। अच्छा, यानी ये जो भी आपके सामने रिसर्चेस रख रहा हूँ जी, तो ये इसके डाटा से पहले आम इम्प्रेशन तो यही है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जी। तो जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी तो रिसर्च होगी, फिर डाटा सामने आएगा। ठीक है। अब ये बात तो तय है कि जहनी बीमारियां बढ़ रही हैं। अच्छा जी। उसके पीछे वजूहात को हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं जी, कि वजह क्या बनती है। एक बंदा अच्छा खासा सेहतमंद इंसान है, जहनी तौर पे बीमार हो गया, कैसे बीमार हुआ, उसको हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक का ताल्लुक
इंसानी जिस्म और दिमाग की साख्त के साथ है, उसके दिमाग के स्ट्रक्चर्स और केमिकल्स के साथ है। जी जी। दूसरे हिस्से का ताल्लुक उस शख्स की नफ्सियात के साथ है। अच्छा। इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। और तीसरे हिस्से का ताल्लुक सोसाइटी के साथ है। ओके। और इन तीनों वजूहात को, कैटेगरीज को हम सेपरेट नहीं कर सकते, इनका बहुत ज़्यादा इंटरप्ले है, आपस में लिंक है। एक बात। दूसरी बात ये कि साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स की जब हम वजह तलाश करते हैं तो हमें वजह नहीं मिलती, फैक्टर्स मिलते हैं। अच्छा। यानी किसी एक वजह को हम ये नहीं कह सकते कि इस चीज़ की वजह से ये बीमारी होगी। अच्छा। ठीक है, वो एक फैक्टर होता है, वो कंट्रीब्यूट करता है। जब मल्टीपल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं तो फिर वो लीड करते हैं एक जहनी बीमारी से। हम एग्जांपल डिप्रेशन की ले लेते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। जैसे एक बंदा है, उसकी पर्सनैलिटी में ये है कि वो अपनी बात किसी से शेयर नहीं करता, इंट्रोवर्ट रहता है, अपनी बात शेयर नहीं करता। ओके। और उसके बाद उसकी लाइफ में स्ट्रेस आया कि उसकी जॉब चली गई। अब दो फैक्टर हो गए। एक फैक्टर ये था कि वो किसी से बात शेयर नहीं करता। ठीक है। दूसरा फैक्टर ऐड ऑन हो गया कि उसकी जॉब चली गई। जी। तो उसमें डिप्रेशन के होने के ज़्यादा इम्कानात हैं। अच्छा। बामुकाबल उस आदमी के जो सोशलाइज करता है और उसके बाद सेकंड फैक्टर स्ट्रेस आ गया। तो मल्टीपल फैक्टर्स इंटरप्ले रोल प्ले करते हैं। एक चीज़, हाँ सर जी जी प्लीज़ प्लीज़ आप कंटिन्यू करें। दूसरा ये जो मैंने आपको जिस्मनी साख्त की बात की और इसमें ज़हन की साख्त करना चाहूँगा। देखें, दिमाग के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कि ये स्ट्रेस हार्मोन्स हैं। यानी ऐसे केमिकल्स हैं कि जब कोई भी लाइफ में स्ट्रेस आता है तो उसको कोप करने में हेल्प देते हैं। इसके अलावा और भी उनके बहुत सारे काम हैं, कोग्निशन है, सोचें हैं, अलर्टनेस है, बहुत सारे काम हैं। लेकिन एक बड़ा काम स्ट्रेस को मैनेज करना और कोप करना भी है। जो मैंने दिमागी साख्त की बात की, तो इन केमिकल्स का लेवल जब ख़राब हो जाएगा। आपके लिए पानी चाय कोई मंगवाए? कंफर्टेबल जी। जब उन केमिकल्स का लेवल ख़राब हो जाता है तो स्ट्रेस को कोप करने की सलाहियत कंप्रोमाइज़ हो जाती है। ये एक फैक्टर हो गया इंसानी बॉडी के ऊपर। दूसरा फैक्टर है नफ्सियात की, मैंने बात की, उसकी भी सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए। घर में अगर कोई स्ट्रेस आ गया से जी, कोई बड़ा इवेंट हो गया, तो उस स्ट्रेस के नतीजे में उस घर के सारे बच्चे एक जैसे मुतासर नहीं होंगे। कोई ज़्यादा होगा, कोई कम होगा। ट्रू। स्ट्रेस तो अपनी जगह पर मौजूद है। ट्रू। यानी उस पर्सन की अपनी पर्सनैलिटी, सेंसिटिविटी स्ट्रेस को परसीव करने के हवाले से ये भी एक फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा बाकी फैक्टर्स जो मेजॉरिटी फैक्टर्स हैं वो सोसाइटी से रिलेटेड है। जैसे हम बच्चों को अनड्यू बर्डन में डाल देते हैं। अभी इस संडे को MCAT का एग्ज़ाम हुआ, तो जो बच्चे MCAT की तैयारी करते हैं एंटी टेस्ट की, मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन करने के लिए 100% परफेक्शन चाहिए, 100% स्ट्रेस चाहिए हर एरियाज़ में, 100% कंपटीशन बहुत, कंपटीशन, अनड्यू अनहेल्दी कंपटीशन हम इसे कहेंगे, अनहेल्दी कंपटीशन बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा फाइनेंशियल स्ट्रेसेस वाला कंपटीशन है। आजकल सोशल मीडिया से फेस टू फेस कम्युनिकेशन, लोगों से रब्ते, सोशलाइजेशन कम हो गई और डिजिटल रब्ते बढ़ गए। तो डिजिटल रब्ता जो है वो मुतबादल नहीं हो सकता फेस टू फेस इंटरेक्शन का, उसकी सपोर्ट ज़रूर कर सकता है। यानी फ़ोन के ज़रिए मेरी सहूलत है कि मैं रब्ता कर लूँ कि वो बंदा कहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये उसका मुतबादल नहीं हो सकता जो हमारी रूटीन की सोशलाइजेशन है, फ्रेंड सर्कल है, कंपनी है। जी, मैं सामने आपको पूछना चाह रहा हूं। सर, आप बातचीत कर रहे थे, आपने बड़े एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन किया कि कैसे ब्रेन और कैसे हमारी सोसाइटी ये सब मिल के जो है वो किसी तरह की जहनी बीमारी में जो है अपना रोल प्ले करते हैं एंड ये फैक्टर्स होते हैं, कोई एक रीज़न नहीं हो सकती। आपने उससे पहले रिसर्चेस जो बताई उसमें आपने बताया कि 30% जो है वो, बल्कि 35% लाहौर की पॉपुलेशन जो है वो डिप्रेसिव सिम्टम्स को एग्जिबिट करती हुई नज़र आई, और उसमें से भी अगर हम उसको जब करते हैं तो 60% क्लिनिकल डिप्रेशन में थे। तो मैं आपसे बेसिकली ये पूछना चाहूँगी कि अक्सर लोग जो कि हमारे पास भी आते हैं जब, या साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं, उनको जब पूछा जाए तो वो सैडनेस को डिप्रेशन के साथ इंटरमिंगल कर रहे होते हैं जब हम क्लिनिकल डिप्रेशन की बात करते हैं। सो आई वुड वांट कि अगर आप उसको ज़रा हमारे व्यूअर्स के लिए मज़ीद आसान अगर कर दें कि जब हम क्लिनिकल डिप्रेशन है तो उसका क्या मतलब है और सैडनेस, सिर्फ सैडनेस का क्या मतलब है? देखिए, किसी भी एक सिम्टम की बेस पे, एक प्रॉब्लम की बेस पे किसी को लेबल करना कि ये पेशेंट मेंटली इल है, ये दुरुस्त नहीं है। ठीक है,
साइकियाट्रिक डिसऑर्डर को लेबल करने के लिए और उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए कुछ फैक्टर ज़रूरी होते हैं। उसमें पहली चीज़ होती है नंबर ऑफ सिम्टम्स, यानी कितनी चीज़ें डिस्टर्ब हैं। इसलिए जब भी साइकियाट्रिक डिप्रेशन की बात करते हैं तो हम लफ्ज़ लिखते हैं डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब जब मल्टीपल एरियाज इन्वॉल्व हो जाएं, ठीक है। मसलन आपको मिसाल देता हूँ, एग्ज़ाम में फेल हो गया और उसके बाद उदासी आ गई, ये नॉर्मल रिएक्शन टू एबनॉर्मल सिचुएशन, इसको डिप्रेशन लेबल नहीं किया जाता। एग्जैक्टली, ठीक है। एग्ज़ाम में पास हो गया, बहुत अच्छे नंबर आ गए, बहुत खुश हो गया, इसको आप मेनिया लेबल नहीं कर सकते, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन टू अनयूजुअल सिचुएशन, ठीक है। तो पहली हमें ग्रुप ऑफ सिम्टम चाहिए कि इतने सिम्टम होंगे तो फिर हम कहेंगे कि ये डिप्रेशन है, ठीक है। एक बात होगी। दूसरी चीज़ होती है सेवेरिटी ऑफ सिम्टम्स, यानी उन सिम्टम की शिद्दत कितनी है। अगर वो सैड है और अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ उसने जारी रखी हुई हैं, ठीक है, तो उसको साइकियाट्रिक इल या डिप्रेशन लेबल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं है। हाँ, क्लिनिकल डिप्रेशन। मैं ज़रा मज़ीद इसको एक्सप्लेन कर दूँ, यानी सिम्टम की सेवेरिटी शिद्दत इतनी कि उसकी फंक्शनल एक्टिविटीज़ में डिक्लाइन शुरू हो जाए। कैसे? उसकी पर जॉब पे नहीं जा सकती, छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा हो रही, उस सिम्टम की वजह से वो खुद डिस्टर्ब हो या साथ वाले डिस्टर्ब हो, ठीक है। इंटरपर्सनल रिलेशन में कंप्रोमाइज़ आना शुरू हो जाए, किसी भी फंक्शनल एरिया ऑफ एक्टिविटी में डिक्लाइन आना शुरू हो जाए, तो हम कहेंगे अब सिम्टम की शिद्दत इतनी है कि हम इसको लेबल करें। दो बातें होंगी। तीसरी बात ये कि ड्यूरेशन, हर डिसऑर्डर का एक ख़ास ड्यूरेशन होता है। जैसे डिप्रेशन में हम कहते हैं कि एट लीस्ट 2 वीक्स के लिए ये सिम्टम्स आएँ तो डिप्रेशन में। हाँ, ये नहीं है कि झगड़ा हो गया, उदासी हो गई, परेशान हो गए तो हम उससे कह दें कि ये डिप्रेशन है, ऐसे नहीं है। यानी सिम्टम की तादाद, उसका ड्यूरेशन कम से कम और उसकी शिद्दत ये होगा, फिर हम कहेंगे कि ये डिप्रेशन है। और डिप्रेशन बीमारी का नाम है। इसके झैल में बहुत सारी इलामात हैं। अमूमन ये लफ्ज़ यूज़ हो जाता है स्ट्रेस के लिए। आजकल मैं बड़ा डिप्रेस्ड हूँ, आजकल मैं बड़ा स्ट्रेस के लिए, कि स्ट्रेस को लेबल करते हैं। हम पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं कि वो पूछते हैं क्या बीमारी है, हम कहते हैं डिप्रेशन है। उनका अगला सवाल होता है किस चीज़ का डिप्रेशन? डिप्रेशन खुद एक बीमारी है, उसके पीछे मुख्तलिफ वजूहात या फैक्टर हो सकते हैं जिनकी वजह से स्ट्रेस या स्ट्रेसर लीड कर सकता है डिप्रेशन को। खुद डिप्रेशन स्ट्रेस नहीं है। बिल्कुल। ठीक है डॉक्टर साहब, डिप्रेशन की क्या अलामात देखने में अमूमी तौर पे नज़र आती हैं? कुछ सिम्टम्स तो ऐसे हैं जो तकरीबन फेमिलियर हैं सभी लोग उससे, कि उदासी होती है, किसी चीज़ में दिल नहीं लगता, ठीक है, अदम दिलचस्पी। एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं लैक ऑफ एन्जॉयमेंट, वो एक्टिविटीज़ जो पहले से उसके लिए इंजॉयबल थी अब उसके लिए इंजॉयबल नहीं है। लाइफ उसको बोर लगती है। पहले अपनी हॉबीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया करता था, अब उसमें वो चार्म, अर्ज, लैक ऑफ ड्राइव वो नहीं रह जाती। मायूसी एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है डिप्रेशन के साथ, आने वाले फ्यूचर के हवाले से होपफुल नहीं होता, हर चीज़ में उसे फेलियर ही फेलियर नज़र आती है जी। ये तो वो सिम्टम है जिससे तकरीबन सभी फेमिलियर हैं कि इसको डिप्रेशन कहते हैं। लेकिन जिसकी तरफ मैं अभी हाईलाइट करना चाहता हूँ वो है डिप्रेशन के फिज़िकल सिम्टम्स। 70% केसेस में डिप्रेशन के पेशेंट जब फिजिशियन के साथ साइकियाट्रिस्ट के पास प्रेजेंट करते हैं वो वाया फिजिशियन आते हैं। अच्छा, डायरेक्ट प्रेजेंट नहीं होते। और वाया फिजिशियन का मतलब ये है कि उसकी कोई फिजिकल सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से वो फिजिशियन के साथ प्रेजेंट होते हैं। फिजिशियन कुछ टेस्ट करता है, एग्जामिन करता है, उन चीज़ों को रूल आउट करता है और बाद में वो साइकियाट्रिस्ट के पास रेफर करता है। अच्छा, यानी ये हमारे पास पाथवे टू साइकियाट्रिक केयर इसको कहते हैं। जो पेशेंट के साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंचता कैसे है, उसमें डिप्रेशन के पेशेंट में 70% वाया फिजिशियन। तो डॉक्टर डिप्रेशन तो ज़हनी बीमारी है ना, तो आप तो कह रहे हैं कि फिजिकल सिम्टम्स थे तो वो डिप्रेशन की तरफ रेफर किया तो साइकियाट्रिस्ट के पास ये भी आप इसी की तरफ ही आना चाह रहा था कि फिजिकल सिम्टम डिप्रेशन के होते हैं फटीग, लेथार्जी, थकान, बॉडी एक्स एंड पेन, थोड़ा सा काम करके थक गए, नेक मसल खास तौर पे स्टिफ हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, भूख में कमी बेशी, भूख ज़्यादा भी हो कमी भी बेशी, ज़्यादा खाना शुरू कर दिए, कम खाना है। जैसे इसको एग्जांपल ले लेते हैं, अगर
स्टूडेंट्स इसको अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्ज़ाम में कम खाते हैं ऐसे, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में ज़्यादा खाते हैं। तो स्ट्रेस, तो इसी तरह डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा लिंक चूँकि स्ट्रेस के साथ है, तो इसमें भी कुछ वेट एपिटाइट बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, वजन बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। ये फिजिकल सिम्टम्स हैं, ठीक है। इसके अलावा कंसंट्रेशन में कमी आ जाना, स्लीप डिस्टर्ब हो जाना, ये डिप्रेशन के फिजिकल सिम्टम्स हैं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। अच्छा ये बताइए कि डिप्रेशन जो है इससे बिल्कुल करीब करीब एक और चीज़ भी है, और वो होता है कि कुछ लोगों में ये साइक्लिकल चलता है। ऐसे कभी वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, कभी वो खुशी में जो है फूले नहीं समाते। तो ये चीज़ भी कोई चीज़ होती है, ये भी कोई ये क्या है, ये कोई पागलपन है, ये क्या है? ये कोई ज़हनी प्रॉब्लम है या वैसे ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन? बिल्कुल, बहुत अच्छा हाईलाइट किया आपने। एक तो डिप्रेशन जिसके ऊपर हम सारी बात कर रहे थे, एक इसके साथ एसोसिएटेड और डिसऑर्डर है, उसको हम कहते हैं बाईपोलर इलनेस। नाम से जाहिर है बाईपोलर, दो पोल, यानी एक पोल में तो इसी तरह के सिम्टम जैसे डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, उदासी, मायूसी, फटीग, लिथार्जी, दर्दें, जगह जगह पे दर्द। और दूसरा पोल उसका होता है इसके बिल्कुल ऑपोजिट। उदासी ऑपोजिट क्या होगा? हैप्पी, बहुत ज़्यादा हैप्पी, ठीक है। डिप्रेशन की स्लीप में वो नींद से कभी फ्रेश नहीं होता, और उस फेज़ में 2 घंटे भी सोकर वो कहेगा मैं तो बिल्कुल अलर्ट हूँ। यहाँ पर मायूसी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म, ठीक। यहाँ पर फटीग, लिथार्जी, बॉडी पेन्स, वहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक। यहाँ पर अपने आप को अनफीरियर फील करना, वहाँ पर अपने आप को सुपीरियर फील करना। ये दोनों पोल्स आदमी में तो नहीं ना, हाँ, उसी की तरफ ही आ रहा हूँ। दोनों पोल्स एक वक्त में नहीं होते। एक वक्त में पोल होगा तेज़ी वाला, जिसको हम कहते हैं मेनिया। उसके अंदर पेशेंट ओवर कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव, प्रेशर ऑफ स्पीच, अपने आप को सुपीरियर समझना, इस तरह हो जाता है। और ये रह सकता है 6 मंथ्स का ड्यूरेशन। अच्छा, वीक से लेके 6 मंथ्स के ड्यूरेशन तक ये एपिसोड तेज़ी वाला रहेगा। अब इसका अगर हम इम्पैक्ट देखें, इम्पैक्ट कितना बड़ा बढ़ता है कि जब वो अपने आप को सुपीरियर समझता है तो 2 तरह सुपीरियर समझता है। एक, मुझ में जिस्मानी ताकत ज़्यादा है, और जिसकी वजह से वो 10-12 आदमियों के साथ झगड़ना शुरू हो जाता है, मार खा के वापस आता है। अच्छा, मारता नहीं है, मार भी खा लेता। सोचना और होने में फ़र्क है। एक पेशेंट प्रेजेंट हुए जिसने दूसरी मंजिल से इसलिए छलांग लगा दी क्योंकि उसका बिलीफ था कि वो इतना बॉडी उसकी पावरफुल है कि वो दूसरी मंजिल से छलांग लगाएगा तो कुछ नहीं होगा, और अल्टीमेटली फ्रैक्चर के साथ प्रेजेंट हुआ। यानी साइकोटिक फीचर्स भी हैं साथ साथ। हाँ, साइकोटिक फीचर्स भी कह सकते हैं, वो भी हैं। दूसरी जो अपने आप को सुपीरियर समझना, वो मेंटल एबिलिटी, उसमें कि मैं बहुत ज़हीन हूँ, बड़ी मल्टीपल इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, फाइनेंशियल लॉस हो जाता है कि एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस में कि ये काम भी करना है, ये भी करना है, कारोबार भी करना है, ये भी करना है। ये कोई जुनून टाइप हो जाता है। इस फेज़ में तो ये कहते हैं कि वो आदमी जो फिज़िकली जिसका जिस्म वेट, अंडर वेट या एवरेज वेट भी था, उसके फैमिली वाले कहते हैं कि पता नहीं इसके पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि हम 10 बंदे भी इसको संभालना मुश्किल हो जाता है, एनर्जेटिक हो जाता है। ये एक फेज़ रहती है। फिर कुछ अर्सा अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो दूसरी फेज़ की तरफ चला जाता है, जिसमें जो बिल्कुल इसके ऑपोजिट। सर वो सारी बैटरी उसने खर्च कर ली ना, तो फिर बाकी कुछ दीवा बुझ जा गया। मरीजों को समझाने के लिए हम ये बैटरी की आपने एग्जांपल दी, मैं गाड़ी की एग्जांपल ज़रूर देता हूँ कि वो मैनिक फेज़ में ट्रीटमेंट लेने के लिए पेशेंट तैयार नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि दवाइयाँ स्लो कर रही हैं। तो उनको कन्विंस करने के लिए ये आपके लिए ज़रूरी है। हम गाड़ी की एग्जांपल देते हैं कि गाड़ी को जब ज़्यादा रेस दे के चलाएँ तो गाड़ी हीटेड हो जाती है, तो हीटेड होने का नतीजा ये है कि एक दफ़ा रुक जाएगी। तो उसके लिए बेहतर ये है कि अभी से स्पीड स्लो रखी जाए, ताकि बाद में उस रुकने से बेहतर है, डाउन फेज में जाने से बेहतर है कि अभी आप बैलेंस रहने के लिए दवाई खाएं। सर मैंने आपसे एक क्वेश्चन ये करना था कि अक्सर जो पेशेंट्स आते हैं यहाँ पर वो मैनिक फेज को बड़ा इंजॉय कर रहे होते हैं, तो उनको इसको एंजॉय करने की क्या रीज़न है? क्योंकि डिप्रेशन के अंदर तो वो रिपोर्ट कर रहे होते हैं प्रॉब्लम को, और उसको वो उनकी काफ़ी उनके लिए पेनफुल फेज़ होती है। तो मेनिया के अंदर हम उनको कैसे कन्विंस कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए, और ताकि
जल्दी से उनकी जो वो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो सके और वो डिप्रेसिव फेज को कम से कम। इस सवाल के जवाब के लिए आपको एक इंटरेस्टिंग बात सुनाता हूँ। एक पेशेंट जो बाइपोलर की फीमेल पेशेंट थी 40s एज में, और मैनिक सिम्टम्स उसके अभी बहुत ज़्यादा नहीं आए थे। फैमिली उसको ले आई, हम उसे दवाई देने लगे। उसने कहा डॉक्टर साहब 1 हफ्ता रुक जाए दवाई के लिए। मैंने पूछा क्यों? मैं ज़रा अपने बंदे को सीधा कर लूँ, जो दवाई देती तो फिर जरा ना ये काम नहीं होना मेरे को, उन्होंने ज़रा सीधा कर लो, मैं टिकाने ला दूँगा, फिर मैं दवाई खा लूँगी। अमेजिंग। आप ये देखें डॉक्टर साहब कि उनके अंदर मेंटल इंसाइट ये होती है। एग्जैक्टली। लेकिन जब एपिसोड स्टार्ट होगा मैनिक फेज तेज़ी वाला, तो उसमें उस वक्त उसको इंसाइट होती है, उसको पता होता है क्या हो रहा है। जब वो फुल ब्लोन हो जाता है तो इंसाइट शॉर्ट टर्म के लिए कंप्रोमाइज़ हो जाती है, उसको नहीं पता चलता कि वो खुद इल है। और फिर जब एपिसोड ख़त्म हो रहा होता है, जब ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, तो उसकी इंसाइट फिर वापस आ जाती है, फिर उसे अवेयरनेस हो जाती है कि मैंने इस बीमारी की वजह से क्या क्या नुकसान किए हैं। तो इस अगर ये हम पैटर्न अंडरस्टैंड कर लें तो पेशेंट को दवाई के लिए कन्विंस करना इतना मुश्किल काम नहीं है। शुरू में आसानी से कन्विंस हो जाएगा, और जैसे ही ट्रीटमेंट स्टार्ट की, चीज़ें थोड़ी सी काम डाउन जैसे ही स्टार्ट होगी, उसकी इंसाइट वापस आ जाएगी और उसको उसकी बीमारी अच्छे तरीके से उसकी ज़ुबान में एक्सप्लेन करके उसे दवाई खाने पर राज़ी किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे है सर। जैसे अभी आपने इंसाइट पे बात की, तो हमने बारहा ये भी देखा है कि जहाँ पे पेशेंट की इंसाइट वेरी कर रही होती है, तो साथ साथ फैमिली की इंसाइट भी वेरी कर रही होती है। कि अगर पेशेंट जो है वो पुअर इंसाइट में है, तो उस टाइम पे फैमिली भी पुअर इंसाइट में इसलिए जा रही होती है। समटाइम्स पेशेंट जो है जब लाए जाते हैं तो उसमें ये भी रिपोर्ट किया जा रहा था कि अपने मतलब की सारी बातें इसे पता है। अपने मतलब की इसने कोई चीज़ अगर करनी है तो उसके मुताबिक ये ठीक भी चल लेगा, बात भी मान लेगा। लेकिन जहाँ पे हमारी कोई बात आ जाती है तो वहाँ पे जो है ये कॉम्प्रोमाइज़ हमें करना पड़ता है ज़्यादा। सो आई गेस ये जो इनसाइट की फ्लक्चुएशन है, इसी वजह से फैमिली भी ये मानने में थोड़ा सा हेजिटेट करती है कि ये कोई साइकोलॉजिकल इलनेस है। अगर तो वो कहते हैं जी अगर तो दिमागी बीमारी है तो अपनी बातें कैसे इसे याद रहती हैं, अपनी बातें कैसे ये बनवा लेते हैं। ये मिसकंसेप्शन है ना जहनी बीमारियों के हवाले से, कि जहनी बीमार जो पेशेंट होते हैं वो डल होते हैं, उनको किसी चीज़ का पता नहीं चलता, उनकी याददाश्त नहीं होती, ठीक है, वो कोई काम अच्छे तरीके से कर नहीं सकते, वो लाइफ में अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर देखने में आया है कि जहनी मरीज़ समटाइम्स अबव एवरेज इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लाइफ में उनकी सक्सेस बहुत ज़्यादा होती है, बड़े क्रिएटिव होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए फैमिली बाज़ डिनाइल में चली जाती है कि आप कैसे कहते हैं कि ये जहनी तौर पर बीमार पेशेंट है, इसको तो जो पुरानी बातें भी इससे पूछें उसको तो सारी याद होती हैं। तो ये कोई निशानी नहीं है जहनी बीमार की कि उसकी याददाश्त ख़राब हो जाएगी। याददाश्त उसकी ठीक होती है, इंटैक्ट होती है। हाँ, उस वक्त के लिए उसकी डिसीजन मेकिंग कंप्रोमाइज़ हो जाती है। शॉर्ट, मैंने कहा शॉर्ट पीरियड के लिए इनसाइट कंप्रोमाइज़ होती है। थोड़ी देर के लिए वो ये रियलाइज़ नहीं कर पाता कि ये जो चीज़ें हैं ये वाकई उसके साथ अनयूजुअल हो रही हैं या रियलिटी है। उस फेज़ में वो दूसरों को गलत समझता है, अपनी फेज़ को ठीक समझता है। लेकिन इसको जैसे ही हम मैनेजमेंट उसकी स्टार्ट करते हैं तो चीज़ें उसकी वापस आना शुरू हो जाती है। डॉक्टर साहब, डिप्रेशन को और बाइपोलर डिजीज़ को आप किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं? एक डिप्रेशन जिसके साथ बाइपोलर का लेबल नहीं है, और एक वो डिप्रेशन जो बाइपोलर इलनेस का एक डिप्रेसिव एपिसोड है। जहाँ तक तो सिम्टम की बात है, दोनों को डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। यानी उस डिप्रेशन में भी और इस डिप्रेशन में भी सिम्टम एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है। तो ऐसे सिनेरियो में केयरफुल हिस्ट्री कि कोई भी डिप्रेशन का पेशेंट जब आता है, से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जी। एक पेशेंट जिसको 2 साल पहले तेज़ी वाला एपिसोड आया मेनिया का, 2 साल वो ठीक रहा, अब उसे और तरह के सिम्टम आ गए, डिप्रेसिव सिम्टम्स, और वे सिम्टम पहले एपिसोड से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अच्छा। अब ये फैमिली को, पेशेंट को तो नहीं पता कि ये एक ही बीमारी का दूसरा पोल है, वो तो इसको नई बीमारी समझ के प्रेजेंट हुए। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने अगर प्रीवियस हिस्ट्री डिटेल से नहीं पूछी कि पहले कोई तेज़ी वाला एपिसोड आया है, तो फिर उस डिप्रेशन को जब ट्रीटमेंट देंगे तो वो अच्छा मैनेज नहीं होगा, बल्कि वो दोबारा तेज़ी वाले में चला जाएगा। ठीक है। तो इसलिए हर डिप्रेशन के पेशेंट में ये एक तरह का एक स्टैंडर्ड बन गया कि साइकियाट्रिस्ट
उसके पास जब भी पेशेंट डिप्रेशन का आएगा वो उससे पुरानी मेनिया की हिस्ट्री ज़रूर पूछेगा ताकि उसकी अच्छे तरीके से मैनेजमेंट हो सके। आपने यहाँ पे सॉरी सर मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ कि आपने यहाँ पे बात की कि जो मैनेजमेंट हम उसकी फिर ताकि उसके मुताबिक करें, हमें अगर हिस्ट्री डिटेल में सही से पता है, अगर फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ये नहीं अगर हम करते, हम हिस्ट्री डिटेल में नहीं लेते कि अगर कोई पर्सन आपके पास आया है करंट एपिसोड डिप्रेशन की है और अगर हम हिस्ट्री नहीं लेते उसकी डिटेल में और उसे कोई एंटी डिप्रेशन मेडिसिन की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें एंटी डिप्रेसेंट दे देते हैं, सो ये उसके लिए हेल्प की बजाय डिफ़िकल्टी कॉज करेगी। सो दैट इज़ वाई हम इसको स्पेसिफिकली फोकस कर रहे हैं कि हिस्ट्री होनी ज़रूरी है, सो सिर्फ एंटी डिप्रेसेंट ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये सोच रहा था कि ये जो हम बात कर रहे हैं, डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, कभी हम कह रहे हैं मूड में तेज़ी आ जाती है, काबू ही नहीं आता, अजीब-व-गरीब हरकतें कर रहा है, तो ये जो जुनूनी टाइप बंदा हो जाता है, ये कई दफ़ा लोग जादू भी कर देते हैं, कुछ तावीज़ वगैरह कर देते हैं, आप निकाल लें तो कुछ तावीज़ घर से निकल आते हैं, कभी जिन भूत का साया भी हो जाता है। ये एक अच्छा भला आदमी था, ठीक ठाक था, बिल्कुल ही डिप्रेस हो गया या बिल्कुल तेज़ हो गया, तो ये आप उसको कैसे फिर केटर करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें भी तो अपनी जगह एक है ना। इसमें एक तो हम इस बात को इसके ऊपर बात करेंगे तावीज़ जादू, और दूसरा आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया अच्छा भला था, ये भी एक बहुत फैक्टर है कि उस बीमारी से इनकार की वजह, ये तो बिल्कुल अच्छा था, अपनी जॉब पे ठीक जा रहा था, ये तो मैनेजर था, चीफ मैनेजर था, बड़ा अच्छा बिजनेस चला रहा था। देखिए बीमारी कभी पूछ के नहीं आती आपकी क्या डिग्री है, आप किस पोस्ट पे हैं, आप क्या काम करते हैं, उसने तो आ जाना है। ठीक है, शुगर है किसी को भी हो सकती है, डायबिटीज़ तो ये भी बीमारी हो सकती है, उसके लिए ये कोई प्रोटेक्शन नहीं है कि अगर इस पोस्ट पे है तो वो उसको डिप्रेशन नहीं होगा, बाइपोलर नहीं होगा, डॉक्टरों को हो जाता है। अच्छा, अब आपने दूसरी बात की, देखिए साइंस जो है वो किसी बात को अगर एक्सेप्ट करती है तो उसका एविडेंस चाहिए होता है, करेक्ट, ऑब्जर्वेशन ये साइंस का उसकी, राइट, और उसने चीज़ ऑब्जर्व कर ली तो साइंटिफिक ट्रुथ बन गई, ऑब्जर्व नहीं की तो नहीं है। जादू अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज़ है कि जिसको हम अभी तक उसको कोई एविडेंस तलाश नहीं कर पाए उसका, एक बात। दूसरी बात यह है कि जिस तरह के लोग हमारे साथ प्रेजेंट होते हैं, जिस सिम्टम के साथ, और जो पहले से इस बिलीफ, इस रूट के साथ, मैंने पाथवे टू केयर की बात की थी, साइकियाट्रिस्ट के पास मरीज़ कहाँ से पहुँचता है, फिजिशियन से पहुँचता है, राइट, और ये जादू टोना काला जादू इसका इलाज करने वालों के रास्ते से पहुंचता है, इधर से भी हमारे पास पहुंचता जब है। वो हो जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता, या फ़ायदा नहीं होता, या समटाइम्स तो ऐसे भी है कि कुछ बड़े अच्छे रूहानी इलाज करने वाले हैं वो खुद ही डॉक्टर के पास भेज देते हैं, कि हमारे पास की बात ऑनेस्टली भेज देते हैं कि अब ये हमने अपना काला जादू इनका ठीक कर दिया है, अब बाकी डॉक्टरी मसला रह गया है, अब वो इलाज करवाएं। अच्छा तो इस बात को कि मोस्टली जो मरीज़ इस बिलीफ के साथ आते हैं, इन सिम्टम के साथ, इनको जादू है, जब हम उसको देखते हैं डिटेल में तो हमारे मुशाहदे में ये बात आई है कि वो जादू तावीज़ या काला जादू नहीं होता, बल्कि वो जहनी बीमारी होती है। ये ऑब्जर्वेशन है। तो सर वो काला जादू भी तो हो सकता है, हमें कोई इनकार नहीं है कि नहीं हो सकता, लेकिन इतना कॉमन नहीं है। अच्छा, कि वो मोस्टली वो मरीज़ जिनको मरीज़ खुद या फैमिली मेम्बर ये सोचते हैं कि ये काला जादू है, जब हम उसकी गहराई में जाते हैं तो ज़्यादातर में हमें क्लिनिकली डायग्नोज्ड साइकियाट्रिक इलनेसेस मिलती हैं जो मैनेजेबल होती हैं। ठीक, मैनेजेबल होती हैं, ट्रीटेबल होती हैं, काबिल इलाज होती हैं। होगा काला जादू उन इलनेसेस में 1-2% में। चलो कुछ मरीज़ हमारे पास आते हैं जिनके ऊपर कोई किसी तरह की दवाई असर नहीं करती, कोई थेरेपी असर नहीं करती, चलो हम कह सकते हैं कि ठीक है, हो सकता है काला जादू ही होना, हमारा तरफ से भी पूरा मैक्सिमम कोशिश कर ली, इलाज नहीं हुआ, उसके बारे में चलो कह सकते हैं। लेकिन अक्सरियत में ऐसे नहीं है। ज़्यादातर में क्या होता है? ज़्यादातर में ट्रीटेबल जहनी बीमारी, यानी जिसका इलाज है वो दवाई खाएगा ठीक हो जाएगा, या साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लेगा, साइकोथेरेपी करवाएगा, ठीक हो जाएगा। ज़्यादातर में जहनी बीमारी होती है। तो सर वो ये
फैमिलीज़ कहती हैं वो खून के छींटे निकल आए, और वो जो है ना, ये आप जो संगल वाली बात कर रहे थे, संगलों से बांध दिया, फिल्मों में भी ऐसा दिखाते हैं। और तो मतलब इसका कोई इंटरफेस, मुझे आपकी बात से ये लगा कि इवन इफ समबडी थिंक्स लाइक दिस कि उस पर जादू है, तावीज़ है, कोई भी है, तो इट इज़ वर्थ वाइल, ये बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है कि उसको साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाए, उसकी साइकोथेरेपी साइकोलॉजिस्ट से कराएं, तो कुछ तखफीफ, कोई कमी, कोई मुश्किलात में कमी आएगी। ना सिर्फ ये कि बंदा जो है बाबा जी जो है सन्यासी बाबा और जो है वो उनके पास जाके, तो इधर भी आना चाहिए और इससे फ़ायदा होगा। मगर इसमें एक पॉइंट मैं डॉक्टर साहब ज़रूर कहूँगा कि साइड बाय साइड जब हम दो कश्तियों के सवार हो जाते हैं तो कैन वी रियली असर्टेन कि असल मसला कहाँ है। ये ज़रूरी नहीं है कि असर्टेन कर दिया जाए कि असल मसला कहाँ है, वरना वो एक जहन में रहता है गुत्थी जो सुलझती नहीं। तो वो एक मिसाल सी बनी है कि 100 डंडे भी खा लिए और 100 गंडे भी खा लिए। ये चीज़ कि उसका कितना इनकार करना है, उसको कितना डिस्करेज करना है, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अच्छा, समटाइम्स इनकार करना ज़रूरी नहीं होता। अच्छा, देखिए इसको हम कहते हैं हेल्थ बिलीफ मॉडल्स। हर बंदे का अपनी बीमारी के हवाले से, सेहत के हवाले से उसका एक बिलीफ सिस्टम है। ठीक है। हमारे लिए एज ए साइकियाट्रिस्ट उस बिलीफ का एहतराम करना ज़रूरी है। उसको डिस्करेज नहीं करना, उसको निगेट नहीं करना, उसके ऊपर उसे इरिटेट नहीं करना। अच्छा, उस बिलीफ को इस तरह मैनेज करना है कि उसके अंदर अगर कोई ऐसा अमल आ रहा है जिससे उसकी जहनी बीमारी बेहतर होने की बजाय ख़राब हो रही है, तो उसको हाईलाइट कर दिया जाए। 2-3 मिसालें आपके सामने रखता हूँ जी। एक पेशेंट हमारे पास आए बाइपोलर के, तो उन्होंने कहा कि मैं दवाई इस शर्त पे जाऊंगा अगर मुझे एक दफ़ा दाता साहब पे हाज़िरी देने दे, मेरा जो बिलीफ है कि वहाँ रूहानी तौर पे मैं बेहतर हो जाऊंगा। उसने उसको मशरूत कर दिया, ठीक है, कि मेरे ऊपर काला जादू तवीज़ का साया है, मैं वहाँ पे जाके हाज़िरी दूंगा, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक, उसका बिलीफ है। ओके, तो ठीक है, हमें क्या ज़रूरत है वो बिलीफ उसको करने की, नहीं ऐसे नहीं है, नहीं गलत सोचते हो, नहीं कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, ठीक है चला जाए। और उसके बाद उसने दवाई खाना शुरू कर दी, ठीक है, कंफर्टेबल है, एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक है। अब देखें एक बिलीफ उसने एक बात बचपन से सुनी, फैमिली ने उसके जहन में एक बात बताई, उंडेल दी, जहाँ टीचर आए, सोसाइटी ने वो बात उसके जहन में डाल दी कि ये जादू है, ये तावीज़ है। तो 25 साल अगर उसकी एज है तो 25 साल में उसने एक ही बात सोची है अपनी सेहत के मतलब, एक ही अंदाज से सोचा है कि इस तरह की बीमारियाँ जादू से होती हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि हमारे पास 15 मिनट के इंटरव्यू में, 30 मिनट के इंटरव्यू में, 45 मिनट के इंटरव्यू में वो उसका बिलीफ सिस्टम शेक हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। डॉक्टर एक मुश्किल से सवाल मेरे जहन में आ रहा है, ठीक है, मगर जी आप एडवर्सिटी में बताना चाह रहा था। हम ऑडियंस को एक बात की तरफ ज़रूर मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि रूहानी इलाज करवाएं, लेकिन एक बात हमारे मुशाहिदे में बहुत ज़्यादा आई है कि जब किसी चीज़ के ऊपर दम करवाते हैं, पानी वो अपनी तरफ से देते हैं या पड़ी हुई कोई चीज़ देते हैं, तो वो चीज़ अपने पास से लेके जाएं, अपनी तरफ से पानी लेके जाएं, उसके ऊपर दम करवाएं। मुशाहिदे में हमारे ये आया है कि अगर वो अपनी तरफ से कोई चीज़ देते हैं तो बाज़ औक़ात उनमें यही दवाइयाँ मिक्स करके डाली होती हैं, तो उसमें रिस्क होता है, पता नहीं होता कौन सी दवाई है, कितनी मिकदार में है, कैसे है। तो सेफ्टी के लिए ये ज़रूरी है कि आप ज़रूर करवाएं रूहानी इलाज, लेकिन उसके लिए पानी वगैरह या जो भी चीज़ है जिसके ऊपर वो करवाना है वो उनकी तरफ से दी हुई चीज़ इस्तेमाल ना करें, बल्कि अपनी किसी चीज़ के ऊपर वो करवाएं। वेरी नाइस डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंसाइट जो आपने हमारे नाजरीन से शेयर की है। डॉक्टर साहब एक सवाल भी मेरे जहन में आ रहा है, वो FSC के दौर में मैंने एक कहानी पढ़ी थी, अ मैन हू वाज अ हॉस्पिटल। तो डॉक्टर साहब पिकनिक भी कोई डिसऑर्डर है कह सकते हैं, वो लोग जिनको सोशल फोबिया हो वो गैदरिंग से जाने से अवॉइड करते हैं। अच्छा, पिकनिक डिसऑर्डर, मैं समझ गया मोहम्मद नईम साहब, इंशाल्लाह पैनिक डिसऑर्डर पे भी करेंगे। अच्छा गुजर जाए हम जो है ना, आ जाए आप कहाँ पे आए दोनों। तो डॉक्टर साहब ये जो आपने फ़ोबिया की बात की है, सोशल फ़ोबिया, और ये अकेलेपन में कुछ लोग जो हैं वो तन्हाई का फ़ोबिया, कोई हाइट का फ़ोबिया, कोई लोगों को ऐसा फ़ोबिया होता है जो मैं कह रहा ना मैन हू वाज अ हॉस्पिटल, उनको लगता है मुझे सारी दुनिया की बीमारियां चिमटी हुई हैं, मैं बड़ा बीमार हूँ।
वो हर वक्त अपनी बीमार, किसी के पास भी जाएंगे ना, वो मेरे एक अंकल भी हैं, तो उन्हें तो कोल बैजो अपनी बीमारियां, बेटा ये दवाई खाई वो खाई, ये इस तरह की भी ये मसले होते हैं लोगों को। ये दरअसल दो तरह की बीमारियां हैं, एक जैसे आपने फोबिया की बात की जी, और एक दूसरी कैटेगरी जिसमें उसको लगता है कि सारी बीमारियां मेरे अंदर ही हैं जी। पहले हम फोबिया को ज़रा एक्सप्लेन कर लेते हैं। फोबिया एक सब टाइप है एक बड़े डिसऑर्डर की, जिसको कहते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। अच्छा। उसी की आगे 3 बड़ी ब्रांचें हैं। एक का सवाल तो हमारे ऑडियंस में से एक ने भी पूछा, जिसको हम पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। पैनिक डिसऑर्डर ये एक कैटेगरी है एंग्जाइटी डिसऑर्डर। दूसरी कैटेगरी इसकी है वो फोबिया, मुख्तलिफ चीज़ों का फोबिया, ठीक है। फोबिया क्या होता है? हाँ, इसकी तरफ ही आते हैं। और जो तीसरी कैटेगरी है उसकी, उसको कहते हैं जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। फोबिया की तरफ आते हैं। फोबिया किसी भी चीज़ से, आपने नाम सुना होगा, किसी को स्नेक फोबिया है, किसी को हाइट फोबिया है, किसी को एग्ज़ाम फोबिया है, किसी को सोशल फोबिया है, किसी को जो रेप्टाइल्स होते हैं उनका फोबिया होता है, ये रेंगने वाले का, ठीक है। अब ये फोबिया क्या है? ये लड़कियों में जो कॉकरोच फोबिया, ये तो एक नॉर्मल चीज़ है, उसको हम नॉर्मल रिएक्शन, उसमें हम जब भी लेबल करना है कि ये बीमारी है, तो शुरू में जो हमने बात की 3 कैटेगरी में, यानी सिम्टम, नंबर ऑफ सिम्टम्स, और उसकी इतनी सीवियरिटी कि डिक्लाइन आना शुरू हो जाए, और ख़ास ड्यूरेशन, मिनिमम एटलीस्ट ड्यूरेशन हो। तो अगर तो रेप्टाइल्स का इतना फोबिया है कि वो घर के अंदर नहीं जा सकती, कमरे के अंदर नहीं जा सकते, उसकी वजह से उसकी बाकी चीज़ें डिक्लाइन हो रही हैं, उसके स्कूल में उसको फियर रहता है यहाँ पे वो रेप्टाइल्स कोई ना आ जाए, छिपकली ना आ जाए, वो स्कूल जाना बंद हो जाए, अगर इतना सीवियर डिक्लाइन होगा तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि ये फोबिया है, अदरवाइज नॉर्मल रिएक्शन। ओके। फोबिया क्या है? इससे पहले ज़रा एंग्जाइटी को समझ लें जी। एंग्जाइटी क्या है? एंग्जाइटी में 2 चीज़ें हैं, एक फिजिकल सिम्टम्स, एक साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। ओके। जो फिजिकल सिम्टम्स हैं वो फ्रॉम हेड टू टो हर बॉडी पार्ट में आ सकती हैं। सर से लेकर गिनना शुरू करें, बहुत ज़्यादा सिम्टम और टिपिकल फिजिकल सिम्टम्स। जैसे एंग्जाइटी क्या होती है? क्या एंग्जाइटी? जैसे डिप्रेशन को हम कहते हैं, बीमारी का नाम है। इसका उर्दू ट्रांसलेशन करें तो हम कहते हैं बेचैनी की बीमारी। बेचैनी की बीमारी, बेचैन रहता है। अच्छा, बेचैन रहता है, राइट। उसकी सिम्टम मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि फ्रॉम हेड टू टो सिम्टम आ जाती हैं। जैसे सर पे अगर आए तो चक्कर आना, अच्छा, ठीक है। उसमें ज़रा नीचे आए मुँह खुश्क होना जी, फिर नीचे आए दिल की धड़कन का तेज़ होना। ये तो सर इम्तिहानों से पहले होता है। ये एंग्जाइटी है। अच्छा, हाँ, से पहले एंग्जाइटी है। इसी तरह बॉडी के ऊपर आ जाएं, एब्डोमिनल पेन, फिर नीचे आ जाए, यूरिन का बार बार ज़्यादा आना, हाथों के ऊपर ट्रेमर्स होना, स्वेटिंग होना, बहुत सारी सिम्टम्स हैं। इसी तरह नफ्सियाती सिम्टम्स हैं, साइकोलॉजिकल, और उसमें एक सिम्टम तमाम एंग्जाइटी डिसऑर्डर में होती है, उसको कहते हैं फियर, एक्सेसिव वरी। ठीक है, वरी, एक्सेसिव वरी, एक्सेसिव फियर कह लें, आसान लफ्ज़ों में फियर कह लें। हमने जो फोबिया की बात की, तो फोबिया में जिस चीज़ से फोबिया होगा उस चीज़ से उसे फियर होगा। जैसे ही वो पर्सन उस फोबिक सिचुएशन में जाएगा, वो फियर ट्रिगर कर देगा उसकी बॉडी सिम्टम्स को। जैसे यहाँ पर कोई एक पर्सन कह दे कि यहाँ पे उसने सांप देखा है, तो हम सबको एक अटैक वाली कैफियत में आ जाएंगे, दिल की धड़कन फास्ट हो जाएगी। तो फियर जो है वो ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल्स को ट्रिगर करता है, उस ट्रिगर से बॉडी सिम्टम्स आ जाते हैं, और कुछ लोगों में इन्हीं बॉडी सिम्टम का फियर बन जाता है, जिनको आपने एग्जांपल दी, ए मैन हु वाज इन हॉस्पिटल। ठीक है जी। तो ये एंग्जाइटी है, और एंग्जाइटी में एक ख़ास किस्म उसकी फ़ोबिया है। फ़ोबिया बहुत सारा है, मसलन नाम लेना आसान है, लेकिन जब हम उसकी इम्प्लीकेशन देखते हैं वो बहुत ज़्यादा है। एक फ़ोबिया है बंद कमरे से खौफ, इसको हम कहते हैं क्लास्ट्रोफोबिया। बड़ा कहना आसान है जी, बंद कमरे में नहीं बैठ सकता, अकेला नहीं बैठ सकता, कमरे की लाइट बंद नहीं कर सकता, दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं कर सकता उसको, और उसके पीछे फियर क्या है, मैं एस्केप नहीं कर पाऊँगा। वो तो लिफ्ट में भी नहीं बैठता, लिफ्ट में भी नहीं जा सकता। ठीक है, अब यहाँ तक सिचुएशन जब उसके अंदर डिक्लाइन आना शुरू होगा तो क्या होगा, अकेला कमरे में बैठ के तैयारी नहीं कर सकता,
बस चूँकि क्लोज्ड होती है, दरवाजे बंद होते हैं, बस में सफ़र करना मुश्किल होता है। गाड़ी में जाने से डरता है कि गाड़ी में अगर ट्रैफिक सिग्नल पे रुकेगा तो फियर के यहाँ से एस्केप कैसे करूँगा। हमने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं जिनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, बहुत अच्छी अच्छी जॉब की, लेकिन सिर्फ इसी फियर की वजह से कि वो एरोप्लेन में नहीं बैठ सकता, कि वो बंद है, वो बाहर नहीं जा पा रहा। कितना बड़ा डिक्लाइन है उसकी लाइफ में। एसी नहीं चलाने देता होगा वो, तो गाड़ी में बैठे तो कहेगा खिड़कियाँ नीचे करो। एसी का अलग क्वेश्चन था मेरा कि ये जो स्पेसिफिक फोबियाज हैं, क्या ये अगर इनको ट्रीट ना किया जाए तो ये जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर कन्वर्ट हो सकता है? डिसऑर्डर हमने जो उसकी तकसीम की है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए है, जबकि क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स की मिक्स पिक्चर आती है। कुछ सिम्टम जनरलाइज्ड एंजाइटी के होते हैं, कुछ पैनिक अटैक वाले होते हैं, कुछ फोबिया वाले होते हैं। क्योंकि जिस तरह आपने कहा ना कि वो एलिवेटर्स के अंदर और फिर उसके बाद वो उसको जनरलाइज कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज अवेल नहीं कर रहा, दूसरी फंक्शनैलिटी के एरियाज जो जनरलाइज्ड एंजाइटी है। देखिए फोबिया के अंदर जो एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन है, सिर्फ उसी वक्त फियर आएगा। अगर वो कमरे में अकेला बैठेगा तो फियर होगा, लेकिन अगर सभी बैठे हुए हैं, कंफर्टेबल है, और ख़ास एंजाइटी जो जनरलाइज्ड एंजाइटी है उसमें हर वक्त ही फियर रहता है। सुबह से लेकर छोटी छोटी बात से फियर ट्रिगर हो जाता है। हाँ, समटाइम्स किसी बात से भी ट्रिगर नहीं होता, ठीक है, अनप्रोवोकेटेड एंजाइटी खुद ब खुद ही होती है। और समटाइम्स जब हम उनसे पूछते हैं कि फियर किस चीज़ का है तो वो बता भी नहीं पाता किस चीज़ का। नॉन स्पेसिफिक फियर, अनजाना खौफ रहता है, किस चीज़ का खौफ है पता नहीं है। डॉक्टर साहब एक कॉल आई है, कॉल ले लें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम एजाज भाई, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फरीफ हुई हमारे साथ हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और रावलपिंडी से कॉल कर रही हैं और प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अक्सर हमें कॉल करती हैं, इस प्रोग्राम में तो डेफिनेटली कॉल करती हैं। डॉक्टर फरासत अली डोगर प्रोग्राम में हमारे मौजूद हैं, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं और मिस आमना और मिस पारस भी हैं। तो आप देख रही थी हमारा प्रोग्राम? मैं बिल्कुल देख रही हूँ और मैं आज जरूर पार्टिसिपेट करना चाह रही थी। पहली बात तो ये कि डॉक्टर फरासत को हम वेलकम करेंगे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। वो बहुत अच्छी और रियलिटी बेस्ड बातें कर रही हैं, जो हम लोग अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं ना हॉस्पिटल में, बिल्कुल सेम वही बातें डॉक्टर फरासत कर रहे हैं, जो कि हमारे सीनियर साइकियाट्रिस्ट जो कि अब प्रोफेसर लेवल के वो लोग हैं, लेकिन वो वही बातें कर रहे हैं जो ये यंग साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर फरासत। वैसे 5-10 साल की बात है, ये भी प्रोफेसर ही समझें आप। अभी भी ही इज टीचिंग देयर इन गंगाराम हॉस्पिटल, ही इज ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर। अच्छा, जी वेरी नाइस। जी। और मेरा ना डॉक्टर फरासत से एक क्वेश्चन भी था, लेकिन उससे पहले मैं ये जो भी इन्होंने बात की थी ना, ये तावीज़ और ये फेथ हीलर्स के बारे में जी, इस पे थोड़ी सी बात करना चाहूंगी कि हमारे पास हमारे वार्ड में भी बहुत से पेशेंट्स ऐसे एडमिट होते हैं जो कि तावीज़ और इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, और जादू और जिन भूत वो सब जी। तो हमारी 2 टीम्स हैं बेसिकली यहाँ पे हॉस्पिटल में जी, साइकियाट्री डिपार्टमेंट में, और दोनों को डिफरेंट साइकियाट्रिस्ट हेड करते हैं जी। अब उन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हैं। अब जैसे अभी एक तो जो है ना हमारे साइकियाट्रिस्ट हैं, मैं नाम भी ले लेती हूँ, ब्रिगेडियर खालिद हयात खान जी, वो डॉक्टर फरासत ने अभी जो बात की है वो इसको ही समझेंगे, फॉलो करते हैं। अच्छा, यानी कि वो ये कहते हैं कि पेशेंट्स के ये जो कल्चरल बिलीफ्स हैं इनको हमें नहीं छेड़ना चाहिए। अच्छा, इन चीजों को नहीं टच करना चाहिए। और जो हमारे दूसरे साइकियाट्रिस्ट हैं वो कहते हैं कि नहीं, इनको टच करना चाहिए। अच्छा, कन्फ्रंट करना चाहिए, कन्फ्रंट करना चाहिए कि वो अपने ये बिलीफ्स जो है इनको चेंज करें, शेक करें। तो ये बात है। अब इसमें से दोनों में से हम तो दोनों में से जिसकी बात सुनते हैं हमें उसे लगता है कि नहीं ये सर ठीक कह रहे हैं, फिर जब दूसरे दिन राउंड पे जाते हैं फिर हम कहते हैं नहीं ये सर भी ठीक कह रहे हैं, तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन मेरा आज ये था कि आप लोग जो है डिप्रेशन पे बात कर रहे हैं ना जी, तो एक टर्म होती है डबल डिप्रेशन जी, इसके बारे में मैं चाहूंगी कि डॉक्टर फरासत जो है हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। डबल डिप्रेशन मुझे तो खैर पता है, लेकिन जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए जरा ये इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मिस फरी।
कि आपने हमसे ये सवाल किया। डॉक्टर साहब जो है डबल डिप्रेशन पे भी बात करेंगे, और एक डबल शाह भी थे, उनको हुकूमत ने पकड़ लिया, वो बेचारे कुछ भी नहीं करते थे, जो लोग उनको पैसे डबल करके दे देते थे, पर लोगों ने कहा जी ये हमारे पैसे कई एकदम ही गायब हो गए हैं। तो हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं, और जो आपने ये अभी दोनों साइकोलॉजिस्ट को मेरा सलाम, मेरी कोलीग्स हैं ये दोनों, खासतौर पे पारस जो है इनके साथ तो वैसे भी मेरा है इंटरेक्शन फेसबुक पे, और आमना जावेद भी बड़े अच्छे प्रोग्राम्स कंडक्ट करती हैं वेट मैटर्स पे, तो दोनों को सलाम मेरी तरफ से। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। आप प्रोग्राम देखती रहें, और मैं डॉक्टर साहब से आपका सवाल भी पूछता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर कॉल। अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर साहब ये डबल शाह का तो सुना था, ये डबल डिप्रेशन क्या चीज़ है? बिल्कुल डबल ट्रिपल हो जाता है, जिस तरह वो नहीं होता एक बर्गर होता है, एक डबल बर्गर, एक ट्रिपल बर्गर। उसमें पहले ही जो उनकी बात थी तावीज़ से रिलेटेड और मुख्तलिफ साइकियाट्रिस्ट की जी ओपिनियन है। अब ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन एक अलग रही, अब इसके ऊपर इंटरनेशनल गाइडलाइंस आ चुकी हैं। अच्छा। कि लोगों के अपने बिलीफ सिस्टम को किस तरह मैनेज करना है, एक बात। दूसरी बात ये कि मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि उन बिलीफ्स को नहीं छेड़ना। अच्छा। मैंने ये कहा कि उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनका एहतराम करना है, उनके बिलीफ्स का। ठीक है। इसकी मिसाल एक और से इसको हम वाज़े कर सकते हैं कि ना छेड़ने का मतलब उसके ऊपर बात नहीं करनी, और उसको उनका एहतराम करते हुए उसको अच्छी ट्रीटमेंट कंप्लायंस की तरफ लाना वाया इस रास्ते से, तो वो आपकी मैनेजमेंट, आपकी कंप्लायंस अच्छी हो जाती है। वाह। एक साइकियाट्रिस्ट थे जो भी प्लेन क्रैश में फौत हुए थे, डॉक्टर अल्ताफ़ साहब जी, प्रोफेसर थे वो। उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया कि जो फेथ हीलर्स थे उनके साथ बैठ के काम किया जी, उनको वहाँ पे जाके पढ़ाया जहनी बीमारियाँ को। really? कि उनमें से वो चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बीमारी है जिसको हम मिर्गी कहते हैं, झटके, और एक वो झटके हैं जो जहनी दबाव से लगते हैं। तो वहाँ उन्होंने जाके उनको सिखाया कि इन दोनों डिसऑर्डर में कैसे डिफरेंशिएट करना है। उनको क्यों सिखाया? उनको सिखाया इसलिए कि बहुत सारे लोग जो उनके पास ही जा रहे हैं तो वो कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी सीख ले कि मरीज़ को नुकसान तो ना हो। अच्छा। ठीक है, कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा पेशेंट एपिलेप्सी का है, और उसको फिर वो खुद ट्रीटमेंट में ना लगा रहे, फ़ौरन डॉक्टर के पास भेज दे। राइट। ठीक है। एक बात जी, हमने कुछ पेशेंट्स की मैनेजमेंट इस तरह अच्छी की है कि हमने उस बाबा जी के ज़रिए कहलवा दिया कि ये दवाइयाँ खाए। वाह वाह। कि फैमिली ने उनके बात करके हमारी प्रिस्क्रिप्शन दिखा के बात करके उनको कन्विंस किया कि जब ये आपके पास आए तो आप उनको कन्विंस करें कि ये दवाइयाँ खाएं, और उनके कहने पे दवाइयाँ खा रहे हैं। देखिए, आपकी बात ये है कि उसके बिलीफ्स को ऐसे चैलेंज ना किया जाए कि वो छोड़ के भाग जाए। एग्जैक्टली। मकसद उसका फ़ायदा है, मकसद उसको इलाज में लाना है, और उसके लिए जिस तरह आप मैनेजमेंट में मुख्तलिफ प्लॉयज़, मुख्तलिफ टैक्टिक्स, मुख्तलिफ तरीका इलाज यूज़ करते हैं, चाहे वो दवाइयों पे मबनी हो, चाहे वो साइकोथेरेपी पे मबनी हो, चाहे वो स्ट्रक्चरल चेंजेस हो, चाहे वो फैमिली थेरेपी हो, तो अगर उसका एक जगह पे ऐसा बना हुआ है तो उसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ लाएं, उसको ख़राब नहीं होने देना। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम जो है वो गो के एंड की तरफ जा रहा है, मगर मेरा दिल चाह रहा है कि अगर आप 10-15 मिनट हमें और दे दें तो मैं कुछ चीज़ें और जो हैं वो आज के प्रोग्राम में एक ज़रा मरबूत उसको बनाने के लिए उनको ऐड पर टच अपॉन कर लूँ। हमारा ये विलिंग वेज जो है, ये साइकियाट्रिक इलनेसेस पे तो हम ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें आप बहुत एक फ़ाल किरदार एज कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट कर रहे हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं। हमारा एडिक्शन जो है ये एक मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है। विलिंग वेज और सदाकत क्लिनिक जो प्राइवेट सेक्टर में एडिक्शन की फील्ड है, उसमें एक बानी या आगाज़ करने वालों, और आज भी दे आर द लीडर्स, वी आर द लीडर्स विलिंग वेज। एडिक्शन के ऊपर थोड़ा सा आप हमें इंसाइट दें। अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि ये छुट्टी नहीं, ये काफिर मुंह को लगी हुई, अगर ये एक दफ़ा अल्कोहलिज्म या कोई जो सब्सटेंस एब्यूज़ है जिसमें अब बेशुमार चीज़ें, कोई पार्टी ड्रग्स हैं, कोई जो है कई दफ़ा ये जो मेडिसिनल
प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, दे बिकम हैबिट फॉर्मिंग एंड एडिक्टिव। इसके ऊपर कुछ ओवरव्यू सा दे दें। एडिक्शन में सबसे पहले तो एक बात की तरफ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, एडिक्शन को लेबल क्या हम बुरी आदत करें या इसको हम लेबल इसके ऊपर बीमारी का लगाएं, ये भी एक बहुत अहम सवाल है। क्योंकि अगर आप कहें कि इसकी बुरी आदत है तो फिर उसकी मैनेजमेंट ये होती है कि उसको पनिशमेंट दी जाए, सख्ती की जाए, उसके और टेक्निक इस्तेमाल की जाए, वो अपनी बुरी आदत छोड़ दे। और अगर हम उसके ऊपर ये लेबल लगाते हैं कि ये बीमारी है जी, तो फिर उसका इलाज, जैसे अगर किसी को मलेरिया हो जाता है और उसके साथ फैमिली की हमदर्दी है कि अब ये सिक हो गया, उसके लिए बड़ा नरम ग़िज़ा उसके लिए तैयार हो रही है, उसकी जॉब से छुट्टी मिल गई, अब उसके लिए केयर हो रही है, तो वो उसकी लोग तीमारदारी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बीमार है। तो फिर अगर हम एडिक्शन को ये कहते हैं कि ये बीमारी है तो उसके साथ भी फिर बीमार वाला ही रवैया होना चाहिए, ठीक, कि वो चीज़ें भी उसके अपने कंट्रोल में। ये भी बीमारी है, ये भी बीमारी है। हाँ, बीमारी कैसे है? इसमें कोई शक नहीं है कि जब एडिक्शन स्टार्ट होती है किसी भी ड्रग की तो उसका आगाज़ अमूमन बुरी आदत, बैड कंपनी, फ्रेंड्स, सोशल सर्कल, पीयर प्रेशर, इसकी वजह से, या कुछ और रूट्स भी हैं। जैसे डॉक्टर ने दवाई प्रिस्क्राइब की 7 दिन के लिए लेकिन बाद में उसको खाते रहे, ठीक है। एक इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया, जैसे सर्जरी के पेशेंट में अमूमन हमें देखने में मिलता है कि सर्जन ने सर्जरी की पेन रिलीव करने के लिए इंजेक्शन दिया, वो पेन रिलीव करने के लिए इंजेक्शन तो डॉक्टर साहब ने 2 दिन के लिए दिया, लेकिन बाद में वो कंटिन्यू रखा गया किसी भी वजह से, उसकी एडिक्शन हो गई। तो स्टार्ट तो इस पैटर्न से होता है, आगाज़ इस तरह होता है, लेकिन जब एक दफ़ा उसका आदी हो जाता है तो फिर वो सिर्फ उसकी बुरी आदत नहीं रहती बल्कि बीमारी बन जाती है। और जब बीमारी बन जाए तो फिर हमारे साथ उसका हमारा रवैया उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, उसको एज ए बीमार ही ट्रीट करना चाहिए। और ना सिर्फ उसको डॉक्टर साहब बल्कि उसकी फैमिली को भी ज़रूरत होती है। हाँ जी, फैमिली को भी ज़रूरत होती है। यहाँ पर जो रिहैब सेंटर, एडिक्शन सेंटर डॉक्टर सदाकत क्लिनिक की बात की, यहाँ की एक ही चीज़ जो सबसे यूनिक है वो ये है कि आम रूटीन में जो ऑब्जर्वेशन में आता है तस्वुर कि इस बंदे को जी रिहैब में जमा करवाएं, वहाँ पे इंडोर में जमा करवा देंगे, बस 3 महीने वहाँ रहे, वो छोड़ के आ जाए। लेकिन ये प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। जब तक फैमिली साथ इन्वॉल्व नहीं होगी, फैमिली उसकी मैनेजमेंट में, उनकी चीज़ों के सीखने में इन्वॉल्व नहीं होगी, तो फिर एडिक्शन का रिलैप्स रेट बहुत ज़्यादा है कि जैसे वो बाहर जाएगा, दूसरे एनवायरनमेंट में वापस जाएगा तो वो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सदाकत का आपने नाम लिया, सदाकत क्लिनिक 40 साल पहले आगाज़ हुआ, विलिंग वेज डॉक्टर सदाकत की ज़ेर सरपरस्ती चल रहा है। इसमें डॉक्टर साहब बार बार एक बात कहते हैं, वो उतनी रजिस्टर नहीं हो सकी लोगों में। वो कहते हैं कि जब हम कोई ऐसी दवा देते हैं लॉन्ग टर्म जो पेन रिलीफ के लिए होती है, तो इसके साथ जो एक मेजर ट्रंकुलाइज़र, एक एंटीसाइकोटिक अगर ऐड की जाए तो ये हैबिट फॉर्मिंग नहीं बनेगी, उसको फ़ायदा मिलेगा मगर उसकी ये जो है ना मज़ा नहीं मिलेगा। तो ये एक बार बार वो बात करते हैं। और ये सिलसिला जो है साइकियाट्रिक इलनेसेस का, एडिक्शन ट्रीटमेंट का, या नॉन सब्सटेंस अब्यूज़ जो है, या नॉन सब्सटेंस जो किसी को एडिक्शन हो जाती है, वो सब यहाँ पे हमारे होता है। डॉक्टर साहब, बातों बातों में एक सवाल मिस फरीफ हुई का मिस हो गया, डबल डिप्रेशन। हाँ जी, डबल डिप्रेशन। जहाँ तक तो लिटरेचर की या डायग्नोस्टिक कैटेगरी की बात है सॉरी, जैसे साइकियाट्रिक इलनेसेस के लिए 2 क्लासिफिकेशन सिस्टम इस्तेमाल होते हैं, DSM डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल और ICD-10 इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। ये सिर्फ साइकियाट्री के लिए नहीं है, ओवरऑल तमाम जो उन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया, वहाँ पर डबल डिप्रेशन की टर्मिनोलॉजी नहीं है। अच्छा है, क्लासिफिकेशन में नाम लिखा हुआ है, मेजर दोनों तरफ नहीं। हाँ, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और दूसरी तरफ उनका नाम है डिप्रेसिव एपिसोड। जो डिप्रेशन है वो डिप्रेशन ही है। हाँ, ये हो सकता है कि एक एपिसोड डिप्रेशन का आया, उसके बाद दूसरा एपिसोड आ गया, उसके बाद तीसरा एपिसोड आ गया, उसके बाद चौथा आ गया जी। या मल्टीपल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या उसका सेवेरिटी लेवल ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो जो डिप्रेशन है वो डिप्रेशन ही है। ठीक है, वो डबल हो, ट्रिपल हो, क्वाड्रुपल हो,
डबल डिप्रेशन, वो डिप्रेशन ही है, उसको एज डिप्रेशन ही लेके चल रहा है। डन हो गया। एक आध और सवाल कर लो, आपको जल्दी तो नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल वो सर बात कर रहे हैं कि वो डबल ही है, तो उससे मुझे याद है कि हम लोगों को एक्चुअली कल्चर में प्यार से नाम रखने की भी तो आदत होती है कि हम किसी को कोई ज़्यादा अच्छा लगता हो तो हम उसका कोई प्यारा सा नाम रख देते हैं, गुड़िया, मुन्नी या कुछ भी। तो वो डिप्रेशन अगर कुछ ज़्यादा हो जाए तो उसको हम डबल डिप्रेशन भी कह सकते हैं। टर्मिनोलॉजी उसका शिद्दत एक्सप्लेन करने के लिए, किसी की सीवियरिटी ज़्यादा है इस डिप्रेशन की, कि समटाइम्स डिप्रेशन की सीवियरिटी इतनी भी ज़्यादा हो जाती है कि वो खाना पीना छोड़ देता है। तो मे बी किसी ने ये टर्म इस्तेमाल की हो उसकी सीवियरिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, मे बी किसी ने डॉक्टर साहब ये आज नहीं मैं पूछने वाला सवाल जो अब मैं बात करें खाना पीना छोड़ने के। एक शहजादी थी बड़ी मशहूर दुनिया में, उसका नाम था लेडी डायना, प्रिंसेस डायना। उसने खाना छोड़ दिया था, तो लोगों ने कहा कि इसको भी कुछ साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। हो जाता है ऐसा? ये देखना पड़ता है कि खाना छोड़ा क्यों है। खाना तो ये जैसे हम खाना छोड़ देते हैं, रोज़ा रखते हैं, हाँ वो तो खैर एक ख़ास वक्त के लिए रिलीजियस बिलीफ है, मगर वज़न कम करने के लिए अपने आप को सारे कह रहे हैं भाई तुम तो हट्टी कट्टी हो, ठीक हो, ना ज़्यादा वज़न ना कम है, तो वो कह रहे हैं कि नहीं मेरा तो वज़न ज़्यादा है। यही मैंने कहा ना कि खाना छोड़ने के पीछे उसका बिलीफ सिस्टम क्या है। बिलीफ सिस्टम एक मैंने आपके सामने रखा, जैसे हमारी तारीख में गांधी जी भी व्रत रखते थे, ठीक है, वो भी छोड़ते थे खाना। इसके अलावा अब खाना छोड़ने के पीछे अगर बिलीफ ये है कि मैंने स्मार्ट होना है और ऑलरेडी वो स्मार्ट है, तो ये भी एक बीमारी है। ये वेट मैटर्स करती हैं प्रोग्राम, लोगों को माइंडफुल ईटिंग और पता नहीं क्या क्या बताती रहती है। मिसामना जावेद जो है ना, ये इन्होंने मुझसे आज एक प्रॉमिस करना है, मैंने गलती से मिसामना नवाज़ कह दिया था ना। मिसामना जावेद, अब आपने अपना नाम नहीं तब्दील करना, ये नहीं कि अगला साल हो तो आप अपना नाम मिसामना जावेद से कुछ और करना है। नहीं, मेरा नाम मिसामना जावेद ही होगा। ठीक है, ये रिकॉर्ड पे आ गया जी सर। सॉरी मैं भूल गया क्या किस टॉपिक। मैं सर वो बात कर रहा था कि कुछ डिस्मॉर्फिक सा बॉडी इमेज हो जाता है लोगों का, और वो समझते हैं कि हमें खाना नहीं खाना चाहिए। और ये यंग लड़कियों में सर ये वेट मैटर्स का बताती हूँ, मुझे डर लगता है कि ये लड़कियाँ आजकल वो ज़ीरो कपड़े और पता नहीं क्या ज़ीरो साइज़ होता है और कौन सा साइज़ होता है, तो उस चक्कर में खाना पीना छोड़ देती हैं। हम बच्चों को कह रहे होते हैं भाई तुम ठीक हो, तो वो कहती हैं नहीं, आप जो है ना वो ढांचे ही बन जाती हैं। अगर आप ओवरऑल देखें तमाम साइकियाट्रिक इलनेसेस में, उसमें एक चीज़ आपको कॉमन नज़र आएगी, वो है बिलीफ सिस्टम, फिर उस बिलीफ सिस्टम के ऊपर बिहेवियर। ठीक है, ये जो कैटेगरी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसमें एक ख़ास साइकियाट्रिक इलनेस है, इसको हम कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। नाम है उसका, मुश्किल सा नाम है, याद करना चाहें करना। उसमें बिलीफ सिस्टम ये है कि आई एम फैट। सबको अगर वो स्लिम भी है लेकिन उसको लगता है कि आई एम फैट, तो जब ये अब बाकी सारा बिहेवियर इस एक बिलीफ के ऊपर होगा, वो आप खुद इमेजिन कर लें क्या हो सकता है। खाना रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, खाना कम खाएगा या खाएगी, मोस्टली फीमेल में होता है, तो एक्सर्शन ज़्यादा करेगी, यानी खाने का इंटेक कम और कैलोरीज का वेस्ट ज़्यादा। कि उसको कुछ लोग जो है वो डायूरेटिक्स की तरफ चले जाते हैं, डायूरेटिक्स ले लिए, लेग्जेटिव्स ले लिए, लूज मोशन लग जाते हैं, पर्जिंग, सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग के लिए। तो इन ऑल मैटर्स ऑन कि उसका अपना बिलीफ। डॉक्टर साहब मैं वही तो कह रहा था, बिलीफ सिस्टम की जो पीछे बात नहीं उधर हो रही थी, एक और भी डॉक्टर साहब बिलीफ सिस्टम है, वहम। मेरे हाथ धुले ही नहीं हुए, बार बार एक ही काम किए जा रहे हैं, ये भी सर एक इशू है लोगों का। अभी तक तो साइकियाट्री में आने से पहले हम यही सुनते आए हैं कि वहम का कोई इलाज नहीं होता। मैंने भी ये सुना कि हकीम लुकमान के पास भी नहीं है इसका। अब देखें कि सारी साइकियाट्रिक इलनेसेस में उसके बिहेवियर नॉर्मल रेंज में भी होते हैं, एबनॉर्मल रेंज में भी है। जैसे उदासी की हमने शुरू में बात की, उदास सभी हो जाते हैं। मैं सर एक शेर मुझे याद आ रहा है, उदास लोगों से प्यार करना कोई तो सीखे, कोई तो सीखे, सफ़ेद लम्हों में रंग भरना कोई तो सीखे, कोई तो सीखे। साहिल लुधियानवी का शेर है जी, तुझसे मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। वाह ज़बरदस्त। तो आप बता रहे थे उदासी की बात बता रहे थे, बिलीफ की बात बता रहे थे। तो तमाम मोस्टली इलनेसेस में एक पैटर्न है
उसमें आपको ये वहम वाली बात भी अंडरस्टैंड करना काफ़ी आसान हो जाएगी। उसमें कुछ बिहेवियर्स नॉर्मल रेंज में आते हैं, जब उस रेंज से क्रॉस कर जाते हैं हम कहते हैं कि आप इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ठीक, जैसे भूख कम लगना, ये सभी को आ जाता है, आज मुझे भूख नहीं लगी, कॉमन सी बात है, आम सी बात है। ठीक है। गुस्सा आना सभी को आ जाता है, मुझे आ जाता है, आपको आ जाता है, सभी को आ जाता है। True. लेकिन वो गुस्सा इतना कि हर माइनर बात पे आ जाए, हर माइनर बात पे आ जाए कि सारी चीज़ें, रिलेशनशिप ख़राब हो जाएं, फिर ज़ाहिर है कि वो प्रॉब्लमेटिक है जी। इसी तरह ये वहम है। कुछ लोग होते हैं उनकी बड़ी आदत होती है कि साफ़ सुथरा रहते हैं, ठीक है, साफ़ सुथरा रहें, लेकिन समटाइम्स यही वहम जहन में स्टक कर जाता है, ये थॉट जहन से निकलती नहीं है कि मेरे हाथ में है। एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बताऊं कि अगर आप जूता साफ़ करें, पॉलिश करें जूता गंदा, या नीचे फ्लोर पे हाथ लगाएं और आप बैठ जाएं, तो आपके जहन में अनकंफर्टेबल फीलिंग आएगी कि मैं अभी उठ के हाथ धो लूँ, हाथ गंदे। करेक्ट। ठीक, आप किसी कपड़ों को हाथ नहीं लगाएंगे, अभी मैं धोने हैं, अभी धोने हाथ धोने हैं। खाना नहीं खाएंगे, अभी मैं धो के खाऊंगा। जब तक आप हाथ को धोएंगे नहीं, अनकंफर्टेबल फीलिंग रहेगी। तो ये राइट, ये गलत है? नहीं, यहाँ तक दुरुस्त है। अच्छा। ये जो वहम की बीमारी है, इस मरीज़ के साथ क्या होता है, जब वो हाथ धो के आ जाता है जी, तो मेरी आपकी तो सोच ख़त्म होगी कि हाथ अब साफ़ हो गया, लेकिन उसकी सोच नहीं ख़त्म होती। उसके लिए वही साइकिल हाथ गंदे वाला पहले से रिपीट होना शुरू हो जाता है, हाथ गंदे। ये सोच की बीमारी है? सोच की बीमारी है, बार बार जहन में, इसको हम कहते हैं रेपिटेटिव थॉट्स, बार बार जहन में आती है कि वो हाथ धो के आएगा, फिर उसके जहन में यही सोच चल पड़ेगी कि हाथ गंदे, फिर धोने जाएगा, फिर धो के आएगा, फिर जहन में हाथ गंदे, फिर तो माइनर चीज़ को लगा के इसको। तो सोच में धो लेना, सच में धोना ज़रूरी है? हाँ, सोच में धो लेना हमारा मतलब है ज़हन में सोच ले, तसव्वुर कर ले, तो अभी तो धो के आए। यहाँ पे कहना रिलेटिवली आसान है। इन मरीज़ों में इंसाइट होती है, उनको ये अंदाज़ा होता है कि ये मेरी सोच फुलिश है जी, ये सोच दुरुस्त नहीं है। वो रियलाइज़ करते हैं कि मेरे हाथ हैं साफ़, मैं धो के आया, उसे पता है, उसे इंसाइट है इस बात की जी। लेकिन वो क्या करे कि जब सोच जहन में रिपीट होना शुरू होगी, अगर मैं इसको ब्रेन के हवाले से एक्सप्लेन करूँ तो अंडरस्टैंडिंग और आसान हो जाएगी जी। हमारे ब्रेन में एक लूप होता है। अच्छा जी। जब थॉट उस लूप से गुजरती है और जब दूसरी दफ़ा गुजरती है और जब तीसरी दफ़ा गुजरने लगती है तो वो उसको इनहिबिट कर देता है। अच्छा, करता है, रेपिटेशन को इनहिबिट कर देता है। ओके, गुड। ये जो वहम की बीमारी है, इन मरीज़ों में क्या होता है कि वो इनहिबिशन ख़त्म हो जाती है, तो वो उस लूप में थॉट सर्कुलेट करती रहती है, करती रहती है। बंदा गर्दाब में फंस गया। बंदे का गर्दा, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, कि वो कहते हैं कि ऐसी सोचें हैं कि सुबह उठने से रात सोने तक इतनी सोचें आती हैं कि जान ही नहीं छोड़ती। उनसे जान छुड़ाना चाहता है, वो सोच से रुकना चाहता है, गंदगी की सोचें, वो नहीं सोचना चाहता, वो बार बार हाथ नहीं धोना चाहता, लेकिन चूंकि अब सोच आ गई कि हाथ गंदे हैं, और जैसे अनकंफर्टेबल फीलिंग मैंने रियल सिचुएशन के साथ एक्सप्लेन की कि वो कैसी होती है, ऐसी ही उनके साथ होती है, अजीरन हो जाती है जिंदगी। ये सिर्फ हाथ धोने के मामले में वहम नहीं होता, बाकी चीज़ों के हवाले से भी ख्यालात आ गए। नहीं, हाथ में अब कपड़े धोने हैं, हाथ तो चलो उसने खुद धोने हैं ना, अब कपड़े किसी और ने धोने हैं, 2-2 3-3 दफ़ा धुलवा रहे हैं। हमारे पास माएँ आती हैं कि वो कहती हैं कि हम कपड़े धो धो के थक जाते हैं, इसकी तसल्ली नहीं होती कि कपड़े साफ हैं। और इसकी शिद्दत का यहाँ तक अंदाज़ा कीजिए कि हाथ धोने से स्किन तक ख़राब हो जाती है। इतना सोप यूज़ करने से, बार बार सोप यूज़ करने से स्किन तक ख़राब हो जाती है, इसकी इतनी शिद्दत है। डॉक्टर साहब, जी जी प्लीज़। जी सर, आपने अभी बात की, जैसे हम लोग बाकी डिसऑर्डर्स में सिविरिटी की बात करते हैं, तो ये जो वहम की बीमारी जिसको हम लोग ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बेसिकली OCD जो कहा जाता है, आपने कहा कि इन पेशेंट्स में इंसाइट होती है, इन लोगों में इंसाइट होती है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये मेरी कोई सोच है, वैसे ठीक है। लेकिन अगर हम जहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास भी जब पेशेंट्स आते हैं, आपके पास भी आते होंगे डेफिनेटली, उसमें आप ये भी तो चीज़ देखने में आती है ना कि सिविरिटी के साथ साथ इंसाइट भी पूरा होना शुरू हो जाती है। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, कि जहाँ पे ये इस चीज़ को ही आप उस डिलूजनल बिलीफ में चले जाते हैं, जैसे कि DSM में इसको फर्दर इन्होंने कैटेगराइज भी किया हुआ है कि इनसाइटफुल होते हैं, फिर आप एक डिलूजनल हद तक चले जाते हैं कि आपको अपनी वो थॉट सही लग रही होती है कि नहीं वाकई में मेरे हाथ गंदे हैं, वो साबुन शायद किसी और ने यूज़ किया था, वो जो कोई और था वो पता नहीं उसने सही से साफ उसको किया कि नहीं किया, एंड फिर वो बढ़ते बढ़ते आप उसको डिलूजनल हो जाते हैं। इनसाइटफुल होने के साथ साथ जैसे सिविरिटी बढ़ती है तो फिर आप डिलूजनल भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो ज़ाहिर है
अक्सरियत की बात कर रहे हैं तो उनमें से कुछ अक्सरियत में से कुछ कैटेगरी ऐसी होती है जिसमें सिम्टम बहुत ज़्यादा शिद्दत तक सीवियर हो जाती हैं। जैसे हमने डिप्रेशन में भी बात की तो उसमें ये वाली चीज़ हो जाती है। डॉक्टर साहब, ये जो बातें आप कर रहे हैं ये तो अगर बंदे का ऐसे लूप फंस सा जाए तो मतलब एक ही चीज़ कर कर के तंग आ जाते हैं। जैसे डिप्रेशन की बात अलग चीज़ है, मगर क्या इन चक्रों से, इन मसाइल से, जो ज़हनी मसाइल होते हैं, बात ख़ुदकुशी और ख़ुद आज़ारी और इस चीज़ तक भी पहुंच सकती है? बिल्कुल, एग्जैक्टली, बड़ी अहम बात की है। अभी मैं मेंटल हेल्थ डे के हवाले से ही जब चीज़ें आई, प्रेजेंट हुई, उसमें सर्चिंग की तो सुसाइड जितनी भी इंजरी रिलेटेड डेथ्स हैं उसमें इसका नंबर सबसे टॉप पर है। अच्छा। और सेकंड नंबर पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। ये इतने लोग खुदकुशी भी कर लेते हैं, अपनी जान खुद ले लेते हैं, खुद जान ले लेते हैं। यानी उसका अब तो सुसाइड इज सोशल प्रॉब्लम, नॉट द प्रॉब्लम ऑफ द इंडिविजुअल। बंदे का मसला क्यों इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट हो गई तो सोसाइटी का मसला बन गया। हम हादसा की अक्सर खबर सुनते हैं, यहाँ पे हादसा हो गया, इतने बंदे फौत हो गए, यहाँ पर मिसहैप हो गया, यहाँ पर हो गया जी। वो सब का फिगर अगर जमा किया जाए साल का तो वो सुसाइड से कम है। गुड लॉर्ड, इतने लोग जो है वो अपनी जान ख़त्म करते हैं। तो ये सर इनके अंडरलाइन कोई ज़हनी बीमारी ही होती है? उस बंदे को कोई ज़हनी बीमारी होती है जो पता नहीं चलती और वो ऐसा कर गुजरता है कि अपनी जान ले ले? देखिए, मोर देन 99% ज़हनी बीमारी ही होती है, ठीक है, और कुछ परसेंटेज में ज़हनी बीमारी नहीं होती। चलो हम 99% की बात कर लेते हैं, और उसमें एक बड़ा फैक्टर जो है वो डिप्रेसिव इलनेस का है। डिप्रेसिव इलनेस में जो की कंपोनेंट है उसमें से दो चीज़ें ऐसी हैं जो इसकी तरफ लीड कर सकती हैं। एक मायूसी, होपलेसनेस, उसको कोई उम्मीद नहीं नज़र आती फ्यूचर में, उसको उम्मीद नहीं नज़र आती कि वो इस डिप्रेशन से निकल सकेगा, उसको उम्मीद नहीं नज़र आती कि उसका कैरियर अच्छा होगा, उसको उम्मीद नहीं नज़र आती कि उसके बच्चे अच्छा आगे ग्रो करेंगे, उसको किसी भी एरिया में उम्मीद नज़र नहीं आती, नेगेटिव ही नेगेटिव। तो फिर वो सोचता है कि अब फर्दर जीने से क्या बेहतर है, ये जीना भी कुछ जीना है, जीना। या कुछ लोग डिप्रेशन में ये सोचते हैं कि जैसे मैं दूसरों के मसाइल की वजह हूँ, मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँगा, तो सेल्फ ब्लेम, अपने आप को ब्लेम करना, बस तो झगड़ा ही खत्म। कॉग्निटिव एरर भी है ये, ब्लेमिंग। अच्छा, ये जो कॉग्निटिव एरर का मिस ने जिक्र किया है आज के प्रोग्राम में, आखिर में हम ये जो सोचें ख़राब हो जाती हैं और इंसान को वहम के अलावा भी कोई सोचें ख़राब हो जाती हैं, जिसको आप लोग पता नहीं मालिखोलिया या ऐसी कोई बीमारी होती है कि उसमें सोचें ठीक नहीं रहती, और ये क्या बीमारी है, इसके मतलब कुछ बताइएगा। एक लफ्ज़ आपने मालिखोलिया का इस्तेमाल कर लिया और एक सोचों का इस्तेमाल कर लिया जी। दो चीज़ें होगी अलग अलग, दोनों के ऊपर मुख्तसर बात कर लेते हैं जी। जो मनफी सोचें या नेगेटिव थॉट्स जिन्हें कहते हैं, उसके लिए एक एग्जांपल आपके सामने रखते हैं जी। वाइफ ने अपने हस्बैंड को कॉल की जो कि अपने ऑफिस में थे, और हस्बैंड ने फ़ोन नहीं उठाया, ठीक है, जुर्म है सर ये, वैसे मगर चले आप आगे जारी रखें। अब इसके ऊपर बहुत सारी सोचें हैं, ठीक है। उसने मुझे इग्नोर किया, एक ऑप्शन, वो अपनी किसी मीटिंग में था, मसरूफ़ था, दूसरी ऑप्शन, तीसरी ऑप्शन मोबाइल साइलेंट पे था, ठीक है, चौथी ऑप्शन उसको मेरी कोई केयर नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। अब मल्टीपल, वो हमेशा ही ऐसा करता है। अब ये मल्टीपल सोचें, इसमें कुछ थॉट्स ऐसी हैं। अच्छा सर, ये माजरत के साथ आप फिर बताइएगा, ये ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत ये तो कल्पेबल क्राइम है ना कि फ़ोन बीवी ने किया है और उसने उठाया नहीं है तो इसमें से अब डिप्रेशन के पेशेंट में क्या होता है कि वो हमेशा उनमें से जो सबसे ज़्यादा मनफी होगी उसको पिक कर लेगा जी। इसको कहते हैं नेगेटिव थॉट्स। वो जो उसमें से सबसे मनफी बात होगी वो कहेगा यही सच है, ये सच है, ये हमेशा ही ऐसे करता, मेरा फ़ोन नहीं उठाता। ये नॉर्मल है नेगेटिव थॉट्स कुछ। हाँ, फिर जब भी नॉर्मेलिटी अब नॉर्मेलिटी की बात होगी तो उसका पैरामीटर वही होगा जो तीन चीज़ें हैं। अच्छा,
क्या इनका इतना सफिशिएंट ड्यूरेशन है, एक सिवियरिटी, क्या उतनी सिवियरिटी है, और क्या इतनी नंबर ऑफ सिम्टम है, क्लस्टर है उनका। जब भी हमने सिगरेट, तो हर सोच बीमारी नहीं है, जब भी लेबल करना है फिर रिकॉल करें कि वो 3 चीज़ें कौन सी थी, फिर हम उसे बीमारी लेबल करेंगे। तो वो जो बीमारी एक होती है, एक तो बंदा ना फलाना बड़ा मखौलिया बंदा है, एक होता है बड़ा मालिकोलिया कमर, ये क्या चीज़ है? हाँ, उर्दू में इसका नाम मालिकोलिया मुश्किल सा नाम है। पहले तो इससे लोग बड़े फेमिलियर होते थे मालिकोलिया के लफ्ज़ के साथ, अब मालिकोलिया के लफ्ज़ के साथ फेमिलियर नहीं है इतने। शिज़ोफ्रेनिया इसका अंग्रेज़ी में नाम है। सर ये शिज़ोफ्रेनिया तो बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, लोग तो बड़े डेंजरस होते हैं। हाँ, ये फिल्में भी बनी है ब्यूटीफुल माइंड, और ये ख़तरनाक लोग होते हैं सर। चलें, इसमें ये भी एक आपने बहुत अहम पॉइंट रखा। हमारा बिलीफ यही है कि वो बहुत ख़तरनाक होते हैं, बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसके ऊपर भी बड़े फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने रखना चाहूँगा। पहले ये मालिकोलिया या स्किज़ोफ्रेनिया होता क्या है जी? एक होती हैं सोचें और एक होते हैं इंसान के महसूसात, जैसे कहते हैं 5 स्पेशल सेंसेस होती हैं, परसेप्शन, हवास से खमसा, उर्दू में नाम है। आप देखते हैं, आप सुनते हैं, आप टेस्ट स्मेल कर, टेस्ट है, स्मेल की सेंसेशन है, टच की सेंसेशन है। करेक्ट। ठीक, अब मैकेनिज्म देखें जी कि यहाँ से आपकी आवाज़ में सुन रहा हूँ, वो मेरे कान में गई, कान के पर्दे से टकराई, उसने उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट किया और वो ब्रेन के उस एरिया में पहुँच गया जो सुनने से मुतल्लिक था। ठीक है। उसने उस आवाज़ को अंडरस्टैंड किया, परसीव किया, पिछली आवाज़ों से कंपेयर किया, देखा ये डॉक्टर इजाज़ कुरैशी साहब की आवाज़ है और उन्होंने ये कहा है। करेक्ट मैकेनिज्म है। करेक्ट। इस पाथवे में कहीं से कोई प्रॉब्लम आ जाएगा तो ऐसे भी हो सकता है उसको कुछ सुनाई ना दे, और ऐसे भी हो सकता है कि कोई बोल ना रहा हो और उसको सुनाई दे। बोल ना रहा हो तब भी, यानी अगर आपकी आवाज़ ने अंदर ब्रेन के कुछ केमिकल में तहरीक पैदा कर दी और मुझे पता चल गया कि आपने ये कहा है जी, अगर उन केमिकल्स में तहरीक आपकी आवाज़ के बगैर ही पैदा हो जाए ये तो सुनने वाले को तो ये लगेगा कि ये आवाज़ें आ रही हैं। ये कैसे होगा? यही वो बीमारी है जिसको हम स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं, कि उनके अंदर, ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल्स का लेवल बढ़ जाता है, कुछ केमिकल्स का लेवल ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी महसूसात, सेंसेस ख़राब हो जाती हैं, सोचने का पैटर्न तब्दील हो जाता है। ये तो मैंने एग्जांपल दिया आपको आवाज़ें आने की, इसको गायबी आवाज़ें आना, ये बड़ा कॉमन सिम्टम है, लोग इससे फैमिलियर हैं कि इसको आवाज़ें आती हैं, इसको गायबी आवाज़ें आती हैं, इसको गायबी चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, जिनको गैब का इल्म होता है? गैब का इल्म नहीं, अंदर कुछ केमिकल्स को ख़ास इल्म होता है कि वो उनका फंक्शन ख़राब हो जाता है। ठीक है, ये एक फैक्टर। लोग इनके खिलाफ जो है मिल के बातें करते हैं। हाँ, दूसरा फैक्टर सोचों का। सोचों में इनका कुछ ख़ास बिलीफ बन जाता है और वो बिलीफ इतना फिक्स होता है कि आप उसके अगेंस्ट कोई भी एविडेंस दें वो मानने के लिए तैयार नहीं। जैसे अभी आपने बात की कि इनका ये बिलीफ बन जाता है कि लोग मेरे खिलाफ हैं, मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक भी कहना आसान है, लेकिन अगर अपने आप को पेशेंट के लेवल पे जाके देखें कि उसके लिए कितना मुश्किल है, उसके लिए यही मूवी देखें जिनका आपने नाम लिया ब्यूटीफुल माइंड, कि मूवी का पहला हाफ उसने फोकस पेशेंट पे किया कि वो किस तरह चीज़ों को परसीव कर रहा है। दूसरे बंदे के लिए देखना, ये कहना आसान है, इसको आवाज़ें आती हैं, ये गायबी आवाज़ें हैं, लेकिन उसके लिए तो आवाज़ें हैं, उस रियलिटी है, उसके लिए तो रियलिटी है। जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जी, कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं जी, और मिस आमना जावेद के बारे में आपका ये बिलीफ बन जाए कि जो मुझे जान से मारना चाहती है। नहीं नहीं, ऐसी नहीं है, मुझे पता और है। अगर मिस आमना जावेद का ये बिलीफ बन जाए कि आप इन्हें जान से मारना चाहते हैं, मैं तो ऐसा बंदा ही नहीं। इसके ऊपर हम अंडरस्टैंड करें कि उसका बिहेवियर क्या होगा। उफ, खतरनाक बहुत ही। मैं तो फौरन हेलमेट पहन के, और कोई वो जो होते हैं ना पुराने ज़माने में जो उन्होंने ज़रा बख्तर पहनी हुई थी वो पहन लूँ। उनके आई कांटेक्ट से और बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा होता है कि उन्हें। हाँ जी, इसी तरह जैसे पेशेंट है तो उसको बिलीव हो गया कि उसका जो रूममेट है वो उसके खिलाफ प्लॉट कर रहा है, उसको नुकसान पहुँचाना चाहता है, उसको मर्डर करना चाहता है। वो शायद चाहे खुद मर्डर कर दे उसका। तो उसका बिहेवियर क्या होगा? बिहेवियर ये होगा कि उसकी हर मूवमेंट पे नज़र रखेगा, वो उसकी अपनी तरफ से कोई चीज़ ऑफर करेगा, वो पिएगा नहीं, इसने कुछ मिला तो नहीं दिया। सर कुछ आम भी लोगों में ऐसा होता है, ये कसम से मैंने देख के ऑब्जर्व किया है। आम और गैर आम को कैसे डिफरेंशिएट करना है अब आप बताएंगे। मुझे नहीं पता, मगर मैंने देखा है लोगों में, वो समझते हैं कि हमारे साथ कसमें सर कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं।
उसमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि क्या ये इसको हम लेबल करें कि सफिशेंट इनफ उसका ये शक करना कि वो जहनी बीमारी है, और जहनी बीमारी कैसे डिफरेंशिएट करनी है नॉर्मेलिटी से, उसके लिए वही 3 चीज़ें हैं, नंबर ऑफ सिम्टम्स, सेवेरिटी ऑफ सिम्टम्स, ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स। ये कॉमन है सर ये स्किज़ोफ्रेनिया? हाँ कॉमन इतना है कि जनरल पॉपुलेशन में इसकी परसेंटेज 0.4%। अच्छा, यानी अगर आपने 200 मरीज़ देखे हैं तो उन 200 में से एक बंदा स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट होगा। तो अगर आप इसको पॉपुलेशन, पूरी पाकिस्तान की पॉपुलेशन पे मल्टीप्लाई करें तो ये अच्छा खासा एक तादाद बन जाती है। डॉक्टर साहब आज का वाकई आखिरी सवाल मेरी तरफ से वो ये है, प्रोड्यूसर साहब भी कह रहे हैं बंद कर दें प्रोग्राम। ये डॉक्टर साहब बड़ी मुश्किल से हमारे पास आए हैं, हर वक्त पेशेंट्स में बिज़ी रहते हैं, तो हमने कहा आज जो है ना सारी बातें पूछ लें, मगर हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब आप हमें आइंदा भी टाइम देंगे। तो फिर मैं ये लंबा सेशन नहीं करूँगा, फिर छोटा सेशन करूँगा, किसी ख़ास फोकस करके टॉपिक पे बात, किसी एक बीमारी को फोकस किसी एक पे। आज का आखिरी सवाल ये है कि ये सर जो बीमारियाँ, जहनी अमराज जो हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, डिप्रेशन की बात की हमने बाइपोलर डिजीज़ की शिज़ोफ्रेनिया की OCD की एंग्जाइटी की, ये सारी जो बातें, ये जिसको हो जाए फिर ठीक तो नहीं होता बंदा कि हो जाता? ये भी अच्छा सवाल है, ये भी अक्सर हमारा मिसकंसेप्शन है। मिसकंसेप्शन नहीं, कॉन्सेप्ट हमारा ये दुरुस्त नहीं है, मिसकंसेप्शन गलत है ये तस्वुर। पिछली बात में एक अहम बात रह गई थी कि आपने कहा कि क्या ये बहुत ज़्यादा स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं। तहकीक ये कहती है कि जो साइकियाट्रिक इल पेशेंट होते हैं या स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट होते हैं वो मोर प्रोन टू विक्टिम ऑफ वायलेंस है, यानी उनके ऊपर तशद्दुद होने के चांस ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू कि वो दूसरों के ऊपर तशद्दुद करें। अच्छा, आप देखिए कि अल्कोहल रिलेटेड जो वायलेंस है जी, वो उसका चांस 14% होता है, और साइकोटिक इलनेस जिसको स्किज़ोफ्रेनिया कह लें, इसमें वायलेंस का चांस 7% है, और जनरल पॉपुलेशन में वायलेंस का चांस 4% है। तो 4% से 7% कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, डबल। लेकिन जो स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट के साथ वायलेंस होता है वो मल्टीपल टाइम ज़्यादा है, 100 टाइम ज़्यादा है। आपने देखा होगा गली में कोई पेशेंट जा रहा है तो बच्चे उसके ऊपर आवाज़ें कसते हैं, उसको पत्थर मारते हैं, वो मोर प्रोन टू विक्टिम ऑफ वायलेंस है। एक बात। अब आपका जो सवाल जो इसके बारे में आपने कहा कि वाकई आखिरी सवाल, मोस्टली पेशेंट ठीक हो जाते हैं। अच्छा, ठीक, दैट्स अ गुड न्यूज़। प्रोग्नोसिस इसको कहते हैं, किसका कितना अच्छा होगा ये मल्टीपल फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगर पेशेंट इनिशियल स्टेज पे प्रेजेंट कर जाए जी, ठीक है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में कहते हैं कि अगर पहले 2 साल के अंदर प्रेजेंट हो गया और अच्छा ट्रीटमेंट हो गया तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। साइकियाट्रिक इलनेसेस ट्रीटेबल हैं, कुछ बीमारियां होती हैं जो कंट्रोलेबल हैं, जैसे डायबिटीज़ है, दवाई खाता रहेगा ठीक रहेगा, दवाई छोड़ देगा तो डायबिटीज़ वापस आ जाएगी। साइकियाट्रिक इलनेसेस ट्रीटेबल हैं। ट्रीटेबल बीमारियों का मतलब ये है कि बीमारी आई, दवाई दी, दवाई से ठीक हो गया, अब दवाई छोड़ी भी जा सकती है, दवाई के बगैर भी ठीक है, ये ट्रीटेबल इलनेसेस ठीक हो जाते हैं। तो पहला फैक्टर ये कि अगर जल्दी प्रेजेंट हो गया, दूसरा फैक्टर होता है बीमारी की शिद्दत कितनी है, तीसरा फैक्टर होता है सोशल सपोर्ट कितनी है। अगर सोशल सपोर्ट अच्छी है, बीमारी की शिद्दत ज़्यादा नहीं है, शुरू में उसको पिक कर लिया तो प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी है। फैमिलीज़ आगे कहती हैं कि डॉक्टर साहब इस तरह ठीक हो गए हैं कि जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं है, बैक टू नॉर्मल लाइफ भी पेशेंट आ जाते हैं। लाइफ लॉन्ग भी कई जगह पे डॉक्टर साहब कई पेशेंट्स को लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट भी चाहिए होता है। जैसे आप डायबिटीज़ को देखें, मेडिकल से समझना आसान हो जाता है। कुछ लोग होंगे जो सिर्फ 1 टैबलेट पे 2 टैबलेट पे उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी, और कुछ अनफॉर्चुनेट पेशेंट ऐसे होंगे जिसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल मैनेजमेंट हो रही है, बड़ी डाइटरी रिस्ट्रिक्शन है, इंसुलिन के भी बहुत मैक्सिमम यूनिट अपर लिमिट तक पहुँचे हुए हैं, फिर भी मुश्किल से कंट्रोल हो रही है। इसी तरह साइकियाट्रिक इलनेसेस में भी है, मोस्टली मैनेज हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेट ऐसे होते हैं जिनका प्रोग्नोसिस पूरा होता है।
थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अगरचे आइंदा जब हम मिलेंगे तो इस बात पे बात करेंगे कि क्या एक मरीज़ में मल्टीपल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, एक के अलावा भी हो सकती हैं, एडिक्शन भी है, बाइपोलर भी है, स्किज़ोफ्रेनिया भी है, साथ में ये भी है, या हम अगली दफ़ा बात करेंगे। अगली नशिस्त में आपकी वक्त देने का, समझाने का, बताने का, यहाँ पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरासत अली डोगर, और मिस पारस आपका बहुत शुक्रिया, मिस आमना जावेद आपका बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर हम वॉक योर टॉक लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपके बहुत से सवालात आप पूछ सकते हैं, हम डॉक्टर फरासत यहीं विलिंग बेस पे होते हैं, हम इनसे पूछ लेंगे, आपके सवालात के जवाब देंगे। अगर अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फ़ोन कर सकते हैं हमारे नंबर पे। डॉक्टर फरासत इज़ अवेलेबल हेयर एज ए क्लिनिकल साइकियाट्रिस्ट, ही इज़ ऑलवेज हेयर एज ए कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट, और ही कैन गिव यू अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।